शुरू करें, समय काफ़ी हो गया। तो सबसे पहले आज की शुरुआत जो होगी वो उत्तर प्रदेश चुनाव से होगी। चुनाव का चौथा चरण था और तमाम सारे वोटिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें रही, जिसको कि हम सुबह से मैं बड़ा परेशान रहा। आज सुबह से मोबाइल बजे जा रहा है, परेशान हो गया हूँ। लोग दूर दराज से पैसे खर्च करके वोट डालने उत्तर प्रदेश गए, वहाँ पता चला कि उनका नाम ही काट दिया गया है, किसी को मृत घोषित कर दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में फ़ोन आ रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ, आखिर यूपी में चल क्या रहा है। अनिल जी धन्यवाद। तो आज हम खुद बड़े परेशान रहे और स्वाभाविक है आज लोगों ने गालियाँ भी काफ़ी दी, देंगे भी। भाई वो लाइव पर इतना सुन रहे हैं कि जाओ वोट देने जाओ, वोट देने जाओ, तो खर्चा करके नौकरी छोड़कर रिजर्वेशन नहीं मिलने पर सिर पे पाँव रख के भाग कर आदमी आ रहा, और जब वहाँ पहुँचता है तो उसका नाम कट गया, तो गुस्सा तो होगा। इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था, बर्मन सुमन जी धन्यवाद, इसीलिए मैंने आपसे कल सबसे पहले कहा था, और वो क्या कहा था कि पहले ऐप डाउनलोड कर लें। कौन सी ऐप है वो? वोटर हेल्पलाइन, उसको डाउनलोड कर लें और उस वोटर हेल्पलाइन में सबसे पहले अपने वोटर आईडी से सर्च कर लें कि आपका वोट किस बूथ पर है। पहली बात है ना। मनीष निगम जी धन्यवाद, हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ मैसेज भी दिया है आपने, लेकिन वो मुझे फ़िलहाल देख नहीं पा रहा। ज्योति सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और शरत चंद्र जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खैर, तो वोटर हेल्पलाइन पे सबसे पहले अपने को सर्च करना है कहीं भी जाने से पहले। उसमें कौन सा बूथ है, क्या है। अब आखिर ये इतनी समस्या क्यों आ रही है? दो कारण है। एक तो नाम कट गए, है ही नहीं। बहुत सारों को लग रहा है नाम कट गए, लेकिन उनके नाम नहीं कटे हैं, क्योंकि कोविड के चलते बूथ को बढ़ा दिया गया है। यानी एक बूथ पर जो 1200 वोट पड़ता था उसको कम करके 800 कर दिया गया है, बूथ की संख्या बढ़ा दी गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपका वोट फला फला जगह था तो वहाँ आपका वोट नहीं है। परिवार के कुछ लोगों का वोट उस पुराने वाली जगह पर है, कुछ लोगों का नई जगह पहुँच गया है। तो ये कन्फ्यूजन भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है पर उस बूथ पे नहीं है, तो उन्हें क्या लग रहा है मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और वो लौट के आ जा रहे हैं। आज भी ऐसा हुआ। तो ऐसा ना करें, जो इंस्ट्रक्शन दिए यार कम से कम उसको फॉलो तो कर लो। एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए पहले देख लीजिए। वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करें और अपने वोटर आईडी से अपने बूथ की पहचान घर से निकलें। बहुत सारे लोग नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी साथ में आवश्यक रूप से लेकर जाए, अन्यथा आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? पहली बात तो जो भाजपा का कैडर है उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वोटर हेल्पलाइन वगैरह उसको नहीं आता चलाना, बहुत कम लोगों को आ रहा है। जो सोशल मीडिया पर जो लोग लिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनको मालूम है खाली। दूसरी दिक्कत कहाँ आ रही है? नितिन शुक्ला पहुँच गए, आधार कार्ड में नाम है नितिन शुक्ला, पहुँच गए, भैया ये मेरा आधार कार्ड लेकर आया हूँ, मेरा वोटर आईडी ढूंढ दो। अब ऐसे में वोटर हेल्पलाइन वाली जो ऐप है वो भी फेल हो गई, बेकार हो गई, क्योंकि नितिन कुमार शुक्ला अगर लिखा है या नितिन के शुक्ला यदि लिखा है, स्पेलिंग में कुछ आगे पीछे, तो आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप आधार कार्ड तो लेकर जाइए, उसके अलावा वोटर कार्ड ज़रूर लेकर जाइए। वोटर कार्ड से ही आपको ढूंढा जा सकता है, आपका पता लगाया जा सकता है किस बूथ पर है। पता चला आप 51 नंबर बूथ पे थे, 51 की जगह आपका 49 पर हो गया, पहले शिफ्ट हो गए, आप तो आगे ही देख रहे हो 52 53 54 पे। तो ये कोई गारंटी नहीं है आपका किधर होगा। हो सकता है नया बूथ बन गया वहाँ आपका हो जाए, हो सकता हो 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको ठीक से फॉलो कर लीजिए। लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले अपना वोटर आईडी निकाल लें, वोटर हेल्पलाइन को डाउनलोड कर लें, अपने वोटर आईडी संख्या, वोटर आईडी नंबर उसमें डालकर सर्च कर लें। खुद को नहीं आता तो वोटर आईडी और आधार कार्ड लेकर जाएं। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो अपने घर में से किसी और का वोटर आईडी भी लेकर जाएं, ताकि उसके आसपास का आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, संभव हो तो पूरा घर एक साथ वोट डालने जाया करें। मुनीष जी राम राम। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोगों के नाम इस बार भी कटे, काफ़ी लोग वोट नहीं डाल पाए। फिर वही लगभग 15% के आसपास की बात हमारे पास में आ रही है।
कि 15% लोग नहीं वोट डाल पाए। मेरे पास भी तमाम सारे लोगों को फ़ोन आए, और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसमें भी दो चीज़ें हो रही हैं, जो उनके जो इलाके हैं, जो उनके बहुल इलाके, वहाँ उनके ही लोग बैठे, तो वहाँ जिनके वोट कट रहे हैं तो वो हंगामा मचा रहे हैं, अरे ऐसे कैसे कट गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ऐसा भी हो देखने में मिला, अरे यार इनको कोई सा भी वोट, किसी का भी वोट एक डलवा दो, वोट डालने है ना, आपका वोट डाल लो, आप चले जाओ। तो उनको ये फ़ायदा हो रहा है। इसके विपरीत जो बीजेपी का जो वोटर है, वो जाता है, देखता अच्छा नहीं है नाम, ठीक है चले आ गए वापस, तो उसको ये सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि ये इलीगल है, ऐसे नहीं डलने, पर प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है ना। ऐसा कई जगह से हमको सूचना है कि भाई वहाँ पर हंगामा किया तो उनको वोट डालने को मिल गया, और यहाँ पर ये लोग बड़े आराम से जाते हैं और आराम से आ जाते हैं। तो आराम से जाइए, आराम से आ जाइए, देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट योर गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये जो जितने भी गणित और आंकड़े लगाए जा रहे हैं, सारे आंकड़े जो हैं अब एक नए मिजाज पर आ गए। और नया मिजाज क्या है कि भाई वोटर लिस्ट में से आपका तो 15% नाम ही गायब है। ठीक है, दूसरी बात, बीएलओ को लोगों ने बुलाया तो बीएलओ ने रोना धोना मचा दिया, कुछ लोगों ने गलती मान ली। इससे काम नहीं चलेगा। आपको बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, एफआईआर दर्ज करानी है कि हम यहाँ रहते हैं, ये आदमी यहाँ आया ही नहीं, उसका सस्पेंशन कराना है। ठीक है, क्लियर है। चुनाव होने के बाद हम एक फॉर्म निकालेंगे, गूगल फॉर्म, जिन जिन लोगों के, जो लोग वोट देने से वंचित रह गए, जिनके नाम कट गए, जो लोग वहीं रहते हैं, जो लोग वहाँ वोट देने जाते हैं हर बार और उनके नाम कट गए हैं इस बार, उन सभी लोगों से हम वो गूगल फॉर्म भरवाएंगे और आपकी आवाज़ को हम इलेक्शन कमीशन तक लेकर जाएंगे। और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपके यहाँ का हर एक बीएलओ के ऊपर कार्रवाई हो, उसका इंक्रीमेंट रुके। ये जो चालाकी, जो बेईमानी जो हो रही है अंडर द कारपेट, ये सबको समझ में आ रही है। और ये ऊपर भी समझ में आ चुका है सबको कि गड़बड़ हो गया मामला। अब इसमें गलती किसकी है भाई? गलती तो उस पार्टी की जिसको आप प्रमोट करते हो। उसका पन्ना प्रमुख क्या कर रहा था, वो क्यों नहीं आया? ये सब लोग बड़े लोग हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, बड़े लोग हो गए, घमंडी हो गए, ये आते ही नहीं है मिलने। बुरा लग रहा होगा। मैं तो हैरान रह गया, आज 2-3 जान पहचान के बीजेपी के पदाधिकारी थे, उनको फ़ोन लगाया, जो कि उत्तर प्रदेश के, जिनका वोट उत्तर प्रदेश में, जिनको आज वोट कास्ट करना था। कोई मुंबई घूम रहा था, कोई वैष्णो देवी घूम रहा था। पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए ये हालत है। और नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचवाने को बैठे रहते हैं। ये 5 साल इन्होंने नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचवाई है, दलाली खाई है, मलाई खाई है। लेकिन अगर काम करने की बात करें तो पन्ना प्रमुख को यही नहीं मालूम कि उसके कितने वोट डलते हैं, कितने उसके कट गए। ये पन्ना प्रमुख का हाल है। ये बड़ी गंदी सच्चाई है जो ऊपर तक जानी चाहिए, पता होना चाहिए ऊपर के लोगों को कि आपके यहाँ के लोगों ने नीचे काम नहीं किया। पौए तो ले गए, पी के खूब सोए, मुर्गा खूब खाया आपके यहाँ से, काम नहीं किया। काम होना था 6 महीने पहले से स्टार्ट। 6 महीने पहले से पन्ना प्रमुख को पता होना चाहिए था कि मेरे मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने नाम होते हैं एक पन्ने में। लेकिन उन्होंने काम किया ही नहीं किया। उसका नतीजा ये कि लोगों के नाम कट गए। अगर पन्ना प्रमुख वहाँ होते और अगर मान लीजिए कि लोगों के लिस्ट में नाम होते, बूथ भी चेंज होते, तो पन्ना प्रमुख बता देता ना कि भाई तुम्हारा बूथ बदल गया, ये वाला नहीं ये वाला है, तुमको उधर नहीं उधर जाना है। कुछ नहीं मालूम, ना पन्ना प्रमुख को मालूम है, न वार्ड वाले को मालूम है, ना किसी को मालूम है, ना मंडल को मालूम है, किसी को पता ही नहीं। मैंने बताया ना, पहली बार ही मैंने बता दिया था, पहले चरण के बाद ही बता दिया था क्या स्थिति है, और कमोवेश वही स्थिति है। और जिन लोगों को लग रहा था यहाँ पर कि नहीं ऐसा नहीं है, अब उनके फ़ोन आने भी शुरू हो गए, नहीं सर आप सही कह रहे थे, हम कभी गलत जानकारी नहीं देंगे बॉस। ठीक है ना। विदेशों से भी आज कॉल आए कि मेरे रिश्तेदारों का वोट कट गया, क्या कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं ये मेरी 4 दिन की फ़ीस किसी कारण की वजह से पिछले कुछ दिनों से लाइव अटेंड नहीं कर पाया। गिरीश सरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भी। अमित व्यास कहते भैया वोटर लिस्ट में मरे हुए भी जिंदा हो गए इस बार। हाँ, मरे हुए भी जिंदा हो गए इस बार, और जो जिंदा थे वो मर गए। एक सज्जन ने फ़ोन किया, वो वहाँ एसपी से लड़ा रहे थे, लड़ते लड़ते में उन्होंने फ़ोन लगा दिया, बोले साहब मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे से बात कराने से होगा क्या, वो करेगा थोड़ी बात। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, कम से कम वो लड़े, चुपचाप वापस नहीं आए। चुपचाप वापस मत आइए, बखेड़ा खड़ा कीजिए वहाँ पर जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है। क्लियर है। तो इसलिए जो वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। वो बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा इस सरकार के लिए। अब सवाल ये उठता है कितना कारण बनेगा।
तो मोटा मोटा आप मान लीजिए 30 से 35 सीट पे फ़र्क आएगा, क्योंकि 30 से 35 सीट वो होती है, तकरीबन 10% के आसपास सीटें वो होती हैं जो 5 से 7 हज़ार के बीच में हार जीत तय होती है जिन पर। संतोष जी धन्यवाद। तो जो 5 से 7 हज़ार वाली सीट है वो गई आपकी सारी, ठीक है। अब जो 15,000 से ऊपर वाली आप जीत रहे हो वो आपके खाते में आएंगी, ठीक है। तो वो जो 5-7 हज़ार वाली थी वो सीटें चली जाएंगी, तो लगभग 30 से 35 सीट का नुकसान होना चाहिए ओवरऑल पूरे चुनाव में, अभी तक नहीं पूरे चुनाव में। और अब अगर आप इसको देखें कि पहला चरण आपके अगेंस्ट में, दूसरा चरण आपके अगेंस्ट में, तीसरा चरण थोड़ा बहुत आपके फेवर में, चौथा चरण आपके फेवर का था, लेकिन फिर वही वाली बात कि वोटिंग परसेंटेज ही नहीं बढ़ा, लोग घर से अभी भी नहीं निकल रहे, क्या चक्कर है। अब तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर हम ये कहें कि लोग नहीं निकल रहे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग तो बेचारे निकल रहे हैं लेकिन उनको वोट डालने के लिए उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में, तो वो बेचारे भी क्या करें। तो सिचुएशन बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण फिर से अगेन वो कार्यकर्ता जो घर पर बैठा हुआ था, वो कार्यकर्ता जो नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था लेकिन जिसने काम नहीं किया। हमने देखिए बहुत पहले से कहना शुरू कर दिया था, तकरीबन 3-4 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था, जो नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे ग्राउंड में उतर जाओ, ग्राउंड में उतर जाओ। कितनी बार समझाया ग्राउंड में उतर के काम कर लो, किसी ने नहीं सुनी, और नतीजा आज सामने है। मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए 61.65% वोटिंग हुई है। 60 से ज़्यादा नहीं, 60 से तो खैर पार कर गया, 61 पॉइंट कुछ 65 के आसपास वोटिंग हुई है, मैंने भी देखा इतनी वोटिंग हुई है। तो ये है, हालांकि वोटिंग 70% के आसपास होनी चाहिए थी कायदे से। लहर कितनी थी आप मुझे ईमानदारी से बताइए, बातें कितनी हो रही थी, हवा कितनी थी, एक तरफा योगी 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 योगी, ऐसा कुछ दिख रहा है अब आपको? अब आपको दिख रहा है? ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना, उस ओवर कॉन्फिडेंस ने मार दिया। वो 70% पे वोट नहीं जा पाया, वो योगी 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 करते 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 अब आपको क्या लग रहा है, अरे तो गड़बड़ हो गई, अब घबराहट हो रही, लास्ट में आते 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 कहीं हार ना जाए वाली स्टेज पे आ जाओगे आप। ठीक है, तो जो पहले बताया था वो ठीक है, क्लियर है। कुछ लोगों को लगता है, आज किसी सज्जन ने कहा ज़्यादा नेगेटिव हो गए। सच बताना अगर नेगेटिविज्म है तो भाई माफ़ करना यार, मेरे को तो सच बताना पड़ेगा, मैं सच बताने के लिए हूँ, है ना, किसी और उसके लिए नहीं। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, ठीक है, क्लियर है। लाइक कर लो, लाइक करने में कोई हर्जा नहीं है। चलिए, तो एक तरफ तो वोट नहीं डल पाए, दूसरी तरफ फेक न्यूज़ का बाजार गर्म रहा आज दिन भर। लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल लिखा है, मॉक पोल है, के दौरान कोई भी बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी, जिसको लेकर मतदान 2 घंटे बाधित रहा। तहसीलदार सदर सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर रमेश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर नई ईवीएम मशीन फलान शुरू करी। अच्छा, विवेक शुक्ला है, ठीक है, कौन है जरा देख लें। अमर उजाला न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला के जर्नलिस्ट हैं। और अब आप नीचे इनकी न्यूज़ भी देख लीजिए, अमर उजाला में इनकी न्यूज़ भी छपी है। ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है, ये फर्जी न्यूज़ है, क्योंकि इसी न्यूज़ को सबा नकवी ने ट्वीट किया था, एंड हियर वी गो, ठीक है ना, आफ्टर प्रेसिंग एवरी ईवीएम बटन पोलिंग डिसरप्टेड इन लखीमपुर, बीजेपी स्लिप कम आउट, बीजेपी की स्लिप आ रही, कोई भी बटन दबाओ, यही सेम न्यूज़ है। डीएम लखीमपुर खीरी ने बोला ये गलत खबर है, डीएम साहब ने एकदम क्लियर बोला। तो जब डीएम साहब ने बोला तब क्या हुआ नतीजा? तब ये नतीजा हुआ कि ट्वीट डिलीट हो गया साहब, इसके ऊपर का ट्वीट डिलीटेड बाय ऑथर, ये गलत खबर है। तो डीएम साहब बता रहे हैं कि ये खबर गलत है, इसके बावजूद ये साहब लिख रहे हैं कि यहाँ पर हर बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। ये फेक न्यूज़ है बॉस, और इस फेक न्यूज़ को असली बनाकर प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं विवेक शुक्ला। आइए, यूपी इलेक्शन फेज फोर्थ फेज, मॉक पोल में बटन दबाने से कमल का फोटो दिखने का आरोप, पीठासीन अधिकारी का इनकार, पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया, ये आरोप था।
लेकिन विवेक शुक्ला ने क्या लिखा, और ये न्यूज़ किसने दी है, गुलशन कुमार ने। लेकिन विवेक शुक्ला ने झूठ बोला। विवेक शुक्ला जो कि खुद अमर उजाला में काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी, जबकि ऐसी अफवाह थी, अफवाह थी ये, ठीक है ना, ऐसा आरोप था। पीठासीन अधिकारी ने इसका इनकार भी कर दिया, नहीं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने झूठ वहाँ पर ट्विटर पे डाला, और ये अमर उजाला में काम करते हैं। मेरा अमर उजाला से निवेदन है, सर हम भी आपकी बहुत सारी न्यूज़ दिखाते हैं, ये न्यूज़ भी हम आप ही की दिखा रहे हैं, और हम अपने लाइव में कई सारी आपकी न्यूज़ को कवर करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप सही न्यूज़ देते हैं। लेकिन यदि आपके पत्रकार ऐसी झूठी खबर चलाएंगे, यदि आपके पत्रकार ऐसी फेक न्यूज़ चलाएंगे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप पे विश्वास करना। पब्लिक का तो छोड़िए, हम भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, और हम आपकी किसी भी न्यूज़ को नहीं उठा पाएंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। आप एक प्रतिष्ठित अखबार हैं, आपकी एक प्रतिष्ठा है, कई लोग आप पर भरोसा भी करते हैं, जितने कम से कम आपके पाठक हैं वो तो आप पे भरोसा करते ही होंगे। तो कम से कम ऐसे पत्रकारों की छुट्टी कर दीजिए मेहरबानी करके, जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, जहाँ आरोप है उसको लिख रहे हैं कि पर्ची निकल रही थी, उन्होंने उसे सिद्ध कर दिया। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब हुआ क्या उसको भी समझ लीजिए, एक्चुअली क्या हुआ इसी खबर में दिया हुआ है ना। अमर उजाला की न्यूज़ दिखा रहे हैं हम आपको, अमर उजाला की है ना, किसी दूसरे की नहीं। इसी में नीचे क्या दिया हुआ है, आ जाइए देख लीजिए। बूथ संख्या 85 पर मॉकपोल के दौरान सपा कार्यकर्ता ने कोई भी बटन दबाने से कमल का फोटो दिखने का आरोप लगाया। किसने लगाया? सपा कार्यकर्ता ने। और यही आरोप कौन लगा रहा है? यही आरोप लगा रहे हैं विवेक शुक्ला। तो विवेक शुक्ला जी, आप सपा कार्यकर्ता हैं क्या? आप सपा कार्यकर्ता हैं क्या? तो सपा कार्यकर्ता का आरोप था। जबकि पीठासीन अधिकारियों का कहना है कि ईवीएम खराब थी, उसमें से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। असल कारण यह था कि ईवीएम में जब बटन दबाते ना, पी की आवाज आती, वो आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उसको बदल दिया गया। बाकी सब कुछ सही था। और एक अधिकारी की नहीं, अधिकारियों का कहना, एक से अधिक सभी अधिकारियों का एक ही कहना था। तो सपा का जो व्यक्ति था उसने झूठ बोला, और उसी झूठ को लेकर विवेक शुक्ला जी आगे चले। तो विवेक शुक्ला जी, दो ऑप्शन है, पत्रकारिता कर लीजिए या दलाली कर लीजिए, या तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए या फिर पत्रकारिता कर लीजिए, ठीक है। मनीष पचौरी जी कहते हैं, गुरुजी क्षमा करना, लेकिन पहली बार आपका विरोध करूंगा, क्योंकि 22 करोड़ में कुछ 100 का नाम कटा है, लेकिन लाखों जिनका नाम था वो वोट डालने नहीं गए। गाली के हकदार वो हैं, नाबालिग से उनके वोट डलवाने पड़े। मनीष पचौरी जी, ये भी ठीक है, जो नहीं गए वो भी ठीक है, लेकिन जिनके नाम कटे, कुछ 100 का नहीं सर। मैंने कहा ना आपसे, आप बोलेंगे दोबारा यहाँ पोल करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मनीष जी। कल भी हमने पोल किया था, कितने सारे लोगों के नाम कटे थे, और आज अगर आप बोलेंगे तो आज भी मैं दोबारा एक बार बोल देता हूँ, जिन जिन लोगों की आज वोटिंग थी, आज तक, सुन लेना, पहले मत शुरू हो जाना। जिन जिन लोगों की आज तक की वोटिंग थी, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम कटे, या जिनके परिजनों के नाम कटे, या जिनके पहचान वालों के नाम कटे, वो यहाँ नाम कटे लिख दें, अभी मालूम चल जाएगा। ठीक है। ये योगी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जी, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक। सच्चाई ये है, और ये बात योगी जी को भी पता चल गई, गड़बड़ हो गई है, उनके लोगों से धोखा हुआ है। ठीक है ना, तो सबको मालूम चल रहा है। नाम कटे, मेरा नाम कटे हैं मेरे घर से, मेरे दोस्त के 3 कटे, नाम कटे। सर देख लीजिए, आपके सामने सिचुएशन है। नाम कटे हैं, ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये फेक न्यूज़ भी फैलाई गई, ये सब कुछ हो रहा है। और अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है, मान लेते हैं मेरा और वाइफ का नाम कटा, ठीक है, ठीक है, अब समझ गए, काफ़ी सारे हैं, वो गूगल फॉर्म खोलेंगे बाद में, सारे चुनाव के बाद, तब उसको देख लेंगे। और मान लेते हैं कि सब कुछ सही है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी देखते हैं, तमाम सारे लोग देखते हैं, मान लीजिए सब कुछ सही है, तो मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसी दुकान देखी है जिसका माल बिक रहा हो, वो डिस्काउंट दे रहा हो? देखी कोई ऐसी दुकान? डिस्काउंट कब मिलता है? अब सर्दी के कपड़ों पे, गर्म कपड़ों पे अब डिस्काउंट मिलेगा, पंखों पे नहीं मिलेगा, कूलर पे अब नहीं मिलेगा, एसी पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सीज़न आ गया।
ठीक है ना। और जो बिकता हुआ माल होता है ना उस पर कभी डिस्काउंट नहीं मिलता, जो नहीं बिकता हुआ माल होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है। क्लियर है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है जो अब कहने जा रहे हैं योगी जी। सुनिए। हमने ये भी तय किया है 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री का रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद तो होली दिवाली का एक एक सिलेंडर फ्री मिलेगा उज्ज्वला योजना वालों को। जब आप इतनी अच्छी विनिंग पोजीशन में हो तब फिर आपको ये करने की क्या ज़रूरत हो गई? बताइए, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? उनको भी मालूम है ज़मीन खिसक गई है, पब्लिक का सपोर्ट था, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद इतना बुरा हाल है। और ये इसी चीज़ से मैं डर रहा था और इसी चीज़ के लिए मैंने बार बार कहा था कि भाई आप देख लो, संभल लो। आइए। मिलना चाहिए ना। और एक और काम हमने तय किया है, 10 मार्च के बाद सरकार जब बनेगी तो 60 साल से ऊपर की कोई भी माता और बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में टिकट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री में यात्रा की सुविधा उनके लिए रहेगी। टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में यात्रा करेंगे 60 साल से ऊपर के लोग। यानी एक एक सिलेंडर 2 सिलेंडर साल में फ्री मिलेंगे, टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ। अब आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, उन्हें मालूम है जो वोट जो उनके लिए गिरने वाला था, जो घर से निकल कर आता देने, वो कट गया। और जो घर में बैठा रहता है वो है, कम से कम इस बहाने वही निकल आए, वही आकर वोट दे। ये स्थिति है। बातों से समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा ये देख लें। किसान को अपने ट्यूबवेल के बिल को आने वाले 5 साल में हम 0 पहुंचाने का काम करेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। ठीक है साहब, हमने एक किसान से भी बिजली का पैसा नहीं लेंगे, यानी सिलेंडर भी फ्री मिलेंगे 2 साल में। किसी ने पूछा रमज़ान में मिलेगा? नहीं, रमज़ान में, होली दिवाली की बात हुई है ना। तो 2 सिलेंडर भी फ्री मिलेंगे, बस का किराया भी फ्री है, बिजली भी फ्री है किसानों को ट्यूबवेल की। ठीक है। अब इन सारी बातों को पहले से भी कर सकते थे, लेकिन अभी इसको करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इतना इमरजेंसी क्यों आ गई? क्योंकि जो शिक्षा मित्र थे ना, जो उनके भरे हुए, मैं हमेशा से कहता हूँ, देखो जो जिस आदमी को जिसने रखा हो या तो उसको निकाल दो या उस पर नज़र रखो। उन पर जो नज़र नहीं रखी ना, उनका जो सिस्टम काम कर रहा था उस पर ये हुआ। उड़ती उड़ती खबर ऐसी भी आ रही है कि नाम काटने के बाकायदा पैसे दिए गए, 500-1000 रुपये दिए गए हैं नाम काटने के। तो नाम काटने की जिन जिन ने काटे वो ले लेके पर्चियाँ पहुँचे, हमने इतने नाम काट दिए, उनके पैसे का पेमेंट भी हुआ। कितनी सच्चाई है वो वक्त बताएगा, जब इस पर इंक्वायरी होगी तो मालूम चलेगा। तो ऐसा भी हुआ है, उसको भी देखिए। ठीक है ना। खैर चलिए साहब, सिर्फ इतना नहीं है, आज और भी बहुत कुछ हुआ, उसको भी देखें। आइए। तो साहब बच्चे गए हैं लोगों को बोलने, वोट जाइए, वोट करने जाइए। स्कूल चिल्ड्रन नॉक ऑन द डोर्स ऑफ पीपल अर्जिंग देम टू कास्ट देयर वोट्स इन 4th फेज उत्तर अंडर एन इनिशिएटिव बाय डीएम अनुराग पटेल। डीएम साहब ने बच्चों को उतारना पड़ा कि भैया जाइए वोट डलवाइए। डीएम साहब ने किसी के कहने पर ऐसा किया होगा, एकदम से तो ऐसा कोई आइडिया आ नहीं गया होगा। तो बच्चों को भी आज उतारा गया, भैया जाओ वोट डाल कर आओ, बच्चे कहने आए हैं। लेकिन लोग फिर भी सोते रहे। इज़ देयर एनी होप ऑफ प्रोग्रेस इन दिस कंट्री? मोहन एस जी,
बहुत होप है, करा भी बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन अब अगर आदमी वोट डालने ही नहीं जाए तो कोई क्या करेगा। और जो लोग सो रहे हैं घर में बैठ के, उनको 6 महीने से, देखिए जहाँ तक पार्टी का सवाल है, बीजेपी की गलती है इसमें बहुत बड़ी, संगठन टोटल फेलियर है बीजेपी का इसमें। जो चुनाव प्रभारी हैं वो टोटल फेलियर हैं इसमें। एक व्यक्ति का भी नाम कटता है तो वो फेलियर माना जाता है। कैसे कट गया नाम? क्या कर रहे थे आपके लोग? चलिए उनको छोड़िए, लेकिन एज ए वोटर हमको भी तो चाहिए था कि हम 6 महीने पहले एक एक बार देखना शुरू कर देते कि हमारा नाम है या नहीं है। और नहीं है तो जब वोटर लिस्ट पब्लिश हुई तो अखबारों में न्यूज़ आई होगी, पता चला होगा है ना। तो हमको ये इंश्योर करना था कि हमारा नाम उसमें है या नहीं है। तो ये हमारी भी गलती है, सब कुछ किसी पार्टी के ऊपर डालना उचित नहीं है ना। Oh my God, have not learned anything from Trump's defeat। हाँ देवू फरथियाल जी, बिल्कुल वही ट्रंप वाला रिपीट हो गया यहाँ, बिल्कुल वही सेम चीज़ वहाँ पर हुई थी। जो मरे थे उनके वोटर लिस्ट में नाम थे, मुझे याद आ गया पूरा, मैंने खुद ने अपने लाइव पर दिखाया था। और जो जिंदा थे उनके नाम गायब हो गए थे वोटर लिस्ट में से, सेम, बिल्कुल सेम। लहर में कोई कमी नहीं थी और अभी भी नहीं है। आइए देखिए, आनंद किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, इधर आइए, तुम इधर हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। 4th क्लास में। मैनपुरी के हो? हाँ। क्यों बनेगी बीजेपी? अरे अब सब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। सब बोल रहे हैं तो मैनपुरी में सब बोल रहे हैं हाँ, बीजेपी। ये यादव छोड़ के सब बोल रहे हैं। यादव छोड़ के सब बोल रहे हैं। विकास के कार्य में अरे यादव छोड़ के सब बोल रहे हैं बीजेपी। हाँ, अखिलेश कैसे लगते तुम्हें? फटे कपड़े जैसे क्यों, ऐसे क्यों लगते हैं? लगते ही है। नाक देखी इतनी लंबी, सूंड जैसी। लंबी लंबी नाक है इसलिए। हाँ, अरे योगी कैसे लगते हैं? योगी सही है, अपना भाव आयो। अपना बाप। हाँ, योगी को देखते हो तुम? हाँ, काहे में देखते हो? टीवी में। टीवी में? तो बढ़िया लगते हैं। हाँ, अरे तुम्हें क्या लगता है कि जब योगी दोबारा मुख्यमंत्री है? हम तो परसों असलीम देखी। क्या देखी? हम तो परसों असलीम देखी योगी को। असली में देखा योगी को? तुम्हारा क्या नाम है? बाशु। कहाँ देखा? देखेंगे। देखेंगे। अरे परसों योगी आएंगे तो देखेंगे। हाँ, अखिलेश को नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखी है। क्यों नहीं देखेंगे? टट्टी है तो है, बिल्कुल गंदा है। गंदा है। तुम भी मैं भाई बच्चे हैं, जो कह दें सो कम है। खैर, एक कमेंट ले लूँ। नवीन शर्मा जी का कमेंट है। नवीन शर्मा जी, आपसे एक निवेदन है मेरा, बाहर निकला कीजिए, घर में बैठा मत कीजिए। आपकी हालत इतनी ख़राब है कि आपको ये भी नहीं मालूम है कि ज़मीन पर चल क्या रहा है। कहते आरएसएस ने लुटिया डुबो दी, मुलायम सिंह मिलने गए थे, आरएसएस योगी से चिढ़ता है। कहाँ से आते हो आप लोग? कमाल के लोग हो भाई, बड़े ही कमाल के लोग हो। आरएसएस नहीं चाहता तो योगी बन जाते मुख्यमंत्री। कैसी बातें करते हो? दुनिया भर के नाम चल गए और लास्ट में किसने फाइनल किया ये नाम? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम हो तो, और यहाँ दर्शकों को जिनको नहीं मालूम हो, योगी जी का नाम बहुत पहले बार में ही उठाकर बाहर रख दिया गया था कि ये नहीं बनाना है। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ आरएसएस कि उनका नाम वापस लाया गया और उनको स्पेशल फ्लाइट से बुलाया गया दिल्ली और उनसे बोला गया भाई आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो नहीं मालूम हो तो बोला मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ कहाँ से आते हैं, इसलिए कहता हूँ ज़मीन पे निकला कीजिए, कभी कुछ काम कर लिया कीजिए तो अंदाज़ा लग जाएगा आपको। बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा हर बूथ पर एक आरएसएस का स्वयंसेवक मौजूद था, कम से कम एक, जो हिला नहीं। वो बुड्ढे बुड्ढे जो खुर्राट टाइप होते हैं ना, वही वाले, वो हिले नहीं वहाँ से। और उसी का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँच गए आप, नहीं तो डब्बा गोल हो जाता आपका इस बार। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिया ही आपको इसलिए गया था तमाम सारी मीडिया हाउसेस से कि आप हवा में उड़ने लगो और धम से मुंह के बल ज़मीन पे गिरो, जो अभी आप गिर चुके हो। ठीक है ना गुरु जी, जो लोग सोएंगे वो सबसे ज़्यादा रोएंगे। अब वो तो रोना ही है। ये बच्चे अक्ल में मेरे गुरु हैं विरल पटेल जी। ठीक है ना। खैर, टाइम वेस्ट मत कीजिए ऐसे लोगों पे, ठीक बात है। तो एक काम करें, दोबारा यदि मैंने दूसरी बार आपका कमेंट देखा, तीसरी बार यदि इस प्रकार का कमेंट आएगा तो फिर हमको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। राइट, क्लियर है?
आनंद। किसकी सरकार? बच्चे भी जान रहे हैं क्या हो रहा है। मैनपुरी की बात हो रही है, करहल की भी बात हो रही है, तमाम सारी बातें हो रही हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जमानत जब्त करा देंगे। सर मैंने 3 महीने पहले ही वोटर कार्ड बनवाया था नए एड्रेस पर, वो लोग BLO का सिर खा गया था, खुद घर पर दे कर गया था। वेरी गुड, ऐसा ही होता है, घर पर ही देकर जाते हो। तो चलिए साहब, जमानत जब्त करा रहे हैं, ज़रा देखें क्या आज जवाब क्या मिला उनको, अखिलेश जी को। अब हार जीत की बात छोड़ दीजिएगा, चलिए थोड़े। उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अगर ये बात उनकी सही निकल आए तो वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा, और अगर हम बचा ले गए, बचाना नहीं जीतना ही है, अब जमानत पे ही बात हो रही, तो मैं थूकूंगा और अखिलेश यादव को चाटना पड़ेगा, फिर थूक चटोगल कहलाएंगे वो, थूक चट्टा। लेकिन इस बात को दिखाना गुरु पार्टनर जरूर 10 तारीख को। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ, वो बड़ी बात कहने से कोई डरता थोड़ा, कॉन्फिडेंस। उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अब हार जीत छोड़िएगा, अब हार जीत की बात छोड़ दीजिएगा, चलिए थोड़े। उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अगर ये बात उनकी सही निकल आए तो वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा, और अगर हम बचा ले गए, बचाना नहीं जीतना ही है, अब जमानत पे ही बात हो रही, तो मैं थूकूंगा और अखिलेश यादव को चाटना पड़ेगा, फिर थूक चटोगल कहलाएंगे वो, थूक चट्टा। लेकिन इस बात को दिखाना गुरु पार्टनर जरूर 10 तारीख को। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ, वो बड़ी बात कहने से कोई डरता थोड़ा, कॉन्फिडेंस। उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। तो साहब जमानत नहीं बचेगी, अखिलेश जी ने कह दिया। SP सिंह बघेल साहब ने, ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, सीधे ठोक कर बोल दिया, बोले जमानत नहीं बचेगी तो वो थूकेंगे मैं चाटूंगा, और अगर मेरी जमानत बच गई तो मैं थूकूंगा वो चाट लें। जिस भाषा में वो बात मतलब ये बात हो रही थी इस चुनाव में, अखिलेश की जो भाषा, उसी भाषा में उन्होंने जवाब भी दे दिया। तो ये तो खैर राजनीति है, चलता है। इस सब के बीच कांग्रेस कहाँ खो गई। दंगा देश के बाद थुक चट्टा, हाँ रोज नए नाम आते हैं। कांग्रेस के भी कुछ वीडियो आए, कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार चल रहा है, जरा उसको देख लें, सुनिए जरा। हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से व नौजवान साथियों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से प्रियंका भैया जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। प्रियंका भैया जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। टाइगर शेरॉफ इतना चिल्लाए आप लोग, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मंच से प्रियंका भैया बोलने लगे। अब किसी ने टाइगर शेरॉफ ही ना बोल दें कि टाइगर शेरॉफ का स्वागत करते हैं। नहीं, ये हालत है भाई, कमाल है। चलिए, हद है भाई, एक से बढ़कर एक है। आइए, तो कार्यकर्ता ऐसे क्यों, नेता कौन से कम है? नेता हैं, बड़े लोग हैं, उनसे भी ऊंचे हैं, उनकी भी सुन लीजिए भाई। घर में कोई रिश्ता आता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप लड़के में? क्या देखते हैं? उसकी नीयत देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं, नीयत भी देखते हैं। अगर लड़के की नीयत सही है तो शादी नहीं करवाते, है कि नहीं? अगर लड़के की नीयत सही है तो शादी नहीं करवाते, है कि नहीं? अगर लड़के की नीयत सही है तो शादी नहीं करवाते, है कि नहीं? इनके यहाँ ऐसा ही होता है, लड़के की नीयत सही होती तो शादी नहीं करवाते। बेचारा पपुआ, नीयत सही है उसकी, गरीब आदमी की, शादी नहीं हो रही उसकी। और गलत नीयत वालों से शादी करा लेते हैं। फिर पता चलता है वो तो भैया जमीनी कार्य करता है, जमीन ही हड़प रहा है सबकी। तो भाई नीयत सही होती वहाँ इनके घर में शादी नहीं होती है, नीयत जहाँ खराब होती है वहाँ शादी होती है। गजब है। नरेंद्र जी, और रोना बीजेपी वाले रो रहे हैं, वो सपा बसपा वाले रो रहे हैं कि हमारा वोट काट दिया योगी ने लिस्ट से, पता नहीं किसकी लंका लगी 10 तारीख को। ज्योति कश्यप जी, देखिए आप एक बात को समझिए, आपका कमेंट हरे में आया था तो हरे कलर से ही समझा देता हूँ। एक बेसिकली एक सबसे बहुत स्ट्रैटेजी उनको अपनी स्ट्रैटेजी मालूम है। हम पीटेंगे भी और रोने का इंतज़ार भी करेंगे, पीटेंगे भी और रोएंगे भी कपड़े फाड़ के, हमारा नुकसान हो गया, वोट भी आपके कटवा दिए, और उसके बाद रो भी रहे हैं कि हमारे वोट कट गए। समझ लेना आप, बस ये है विक्टिम कार्ड वाला गेम है। आपके वोट काटने के बाद अब खुद से रो भी रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, अभी तो इस पर कार्रवाई होगी भी, इतनी आसानी थोड़ी छोड़ा जाएगा, ठीक है ना?
आइए और देखें, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, योगी को आने नहीं देना है, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक कहती है हम किसी भी कंडीशन में लेकर आएंगे। मेरा नाम पूजा है। पूजा, तो किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ? आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। पूजा ने दिया है, अब बाकी आपके परिवार के और लोग चले गए दाएं बाएं हो? मेरा नाम पूजा है। पूजा, तो किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ? आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। पूजा ने दिया है, अब अजीत अंजुम जी बहुत परेशान है। हालत ये होगी कि बिरादरी पूछ रहे हैं तो आदमी बिरादरी नहीं बता रहा, कहता हम हिंदू हैं। ये फ़र्क आ गया उत्तर प्रदेश में बॉस, समझ में आ रहा है आपको? बिरादरी बताना बंद कर दो आप लोग भी, हम फलाने, हम ढिकाने, हम ये हैं, हम वो हैं, इससे बाहर आ जाओ, तभी आपका भला हो पाएगा। और उत्तर प्रदेश में जागृति तो बहुत जमकर आ गई। देखिए बेईमानी ये कितनी भी कर ले, कितनी भी बेईमानी कर ले, जागृति जो आनी है वो तो आ चुकी, लोग तो जाग गए, अच्छी तरह से जाग गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। इस बार कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ कोई सबक देकर जाती है। सबक देकर गया कि 24 के चुनाव में क्या होने वाला है, पूरे भारत में यही होगा। तो 24 के चुनाव के लिए अपने को क्या करना है, 23 अक्टूबर 23 से शुरू हो जाना है। बताओ बताओ वोट किधर है, वोट किधर है, वोट किधर है, बल्कि 22 के एंड से ही शुरू हो जाना। बता भाई, अपने अपने वोट सर्च कर, पता करके आओ। BLOs के प्राण खा जाने आपको। विजय वोट कटे हैं तो SP के भी कटे होंगे, ज्ञानेश जी कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे का मर्डर करने के बाद में अपना नाखून कटवा लो वाली बात है। विरल पटेल जी धन्यवाद भैया। चलिए आइए और देख लें। अरे रे रे, फिर अजीत अंजुम, अरे भैया बहुत परेशान आदमी बेचारे। एक चीज ये बता दो पहले गुप्ता जी, ये तो ठीक है, अब आपको पता है 16 तारीख है, 20 को चुनाव है, तो चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो साहब, हम तो राष्ट्रवादी हैं। RSS ने मेरा ब्रेन वॉश कर रखा है। ब्रेन वॉश? इस प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, 250 रुपए पेट्रोल हो जाए चाहे 200 रुपए गेहूं हो जाए। तो चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो साहब, हम तो राष्ट्रवादी हैं। RSS ने मेरा ब्रेन वॉश कर रखा है। हम तो साहब, हम तो राष्ट्रवादी हैं। RSS ने मेरा ब्रेन वॉश कर रखा है। हम तो साहब, हम तो राष्ट्रवादी हैं। RSS ने मेरा ब्रेन वॉश कर रखा है। ब्रेन वॉश? इस प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, 250 रुपए पेट्रोल हो जाए चाहे 200 रुपए गेहूं हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए। और ये जयचंद की धरती है, ये इटावा हाँ, जयचंद की। एक जयचंद से 900 साल भारत गुलाम रहा था, एक जयचंद से। हाँ, ये धरती जो है इटावा कन्नौज रियासत की है। बिल्कुल। कन्नौज में जयचंद की बेटी से पृथ्वीराज चौहान की मोहब्बत की कहानी है। कहानी है। हाँ। तो जयचंद ने संयोगिता नाम था ना? जी जी, संयुक्ता नाम था। भगा ले गए थे वो। जी जी जी, जयचंद ने जो गद्दारी की थी उससे 900 साल भारत गुलाम रहा था। अब आज भारतीय खुद ही समझे कि हम क्या। लेकिन ये बताओ फिर, आप तो वही बात कर रहे हो कि मतलब जो बीजेपी के साथ है, RSS के साथ है, वो देश प्रेमी हो गया, और बाकी जो बीजेपी RSS के साथ नहीं है वो जयचंद हो गया। और ये तो आप लिखत पढ़त में समझ लेना, एक तरफ उनके आंकड़े रख दो, एक तरफ उनके आंकड़े रख दो, किसी के भी आंकड़े रख दो, किसी के भी। अरे भाई साहब, अरे 4 दिन का राशन था पाकिस्तान से लड़ने के लिए, आज कितने दिन का है? अजीत अंजुम जी को बड़ी खतरनाक टक्कर मिल रही है पब्लिक से। ये पब्लिक का मिजाज है बॉस, आप समझिए इसको। कितना भी काट लीजिए वोट, कितना भी कर लीजिए, फिर भी इफेक्ट आएगा। लेकिन वही वाली बात है, मैंने बताया ना, जो 5000 तक के मार्जिन वाली सीट थी वो आप हार जाओगे इस वोट कटने से। जो 15,000 से ऊपर वाले मार्जिन की सीटें वो आप 5,000 के आसपास से जीतोगे। ये इतना फर्क आ जाए तो टोटल ओवरऑल तकरीबन 30 के आसपास सीटों का नुकसान होना चाहिए, ऐसा मेरा आकलन है। विक इंटरनेशनल धन्यवाद भैया। अंकुर मारी की जगह क्या वोटर लिस्ट फिर से तैयार नहीं हो सकती? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बीच में कोई वोटर लिस्ट, बीच में कोई नया वो नहीं हो सकता। सैबोटेज, विल देयर बी कॉन्सिक्वेंसेस? नुकसान तो होगा, अच्छा नुकसान होगा, योगी जी को इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद वो एक्शन क्या लेते हैं वो भी डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से तो सबको सस्पेंड करना चाहिए, सबके इंक्रीमेंट रोकने चाहिए, बल्कि बर्खास्त भी करना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो जेल में भी डालना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, चलिए, तो 2 लोग हो गए साहब। अजीत अंजुम जी चल रहे हैं, औरों की भी तो देख लें। लल्लन टॉप क्या कह रहे हैं भैया, सुनिए जरा। आपकी BA फर्स्ट ईयर। हाँ,
आर्मी तैयारी कर, आर्मी में जाओगे फिर विधायकी कैसे लड़ोगे? अरे जब 5 साल उम्र बीत जाएगी वैसे नहीं दे रही सरकार जो है। सरकार नहीं दे रही भर्ती, वो भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को। रुको जरा, सबर नहीं दे रही भर्ती, वो भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को। नहीं दे रही भर्ती, वो भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को। रुको जरा, सबर करो, बोला था क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। खोटा खोटा बात बंद। तो साहब भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। ये जो एक बदलाव आप देख रहे हो ना, जिससे सारे पत्रकार परेशान हैं। सिर्फ ये नहीं, सारे पत्रकार परेशान हैं कि ये किस प्रकार का चुनाव हो रहा है जिसमें आदमी कह रहा है कि खाने को नहीं मिले कोई बात नहीं, सिलेंडर 2000 हो जाए कोई फ़र्क नहीं, गेहूं 200 रुपये किलो हो जाए फ़र्क नहीं, नौकरी चाहिए है सरकार नौकरी नहीं देगी फिर भी वोट बीजेपी को ही देंगे। इससे कोई पार नहीं पा रहा। लगभग सारे पत्रकार, बड़ा मीडिया हो छोटा मीडिया हो, यूट्यूब वाला हो, 500 करोड़ का चैनल हो, सब परेशान है। और इनफैक्ट परेशान कई राष्ट्रवादी भी हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ये कैसे संभव है, पर ऐसा हो रहा है। देश बदल गया है। यही फ़र्क है कि लस्सी बेचने वाले गुप्ता जी हों या फिर ये बच्चा हो जो नौकरी का एस्पिरेंट है, कहता नौकरी तो मिले नहीं मिले, सरकार नहीं देगी नौकरी पता है, लेकिन वोट तो बीजेपी को जाएगा। काटो भाई। अब ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में उनको भी पता थी ये वाली बात कि ये स्थिति है, तो वोट काटना ही एकमात्र उपाय था। तो उन्होंने अपने जो उनका जो कैडर था उसको मोबिलाइज किया। अच्छा, इसमें भी बड़े मज़ेदार बात है, जो बीजेपी का वोटर है उसका वोट इतना नहीं कटा है, लेकिन ये देखकर वोट ज़रूर काटा गया कि ये आरएसएस का है, क्योंकि उन्हें मालूम है आरएसएस वाला 100% बीजेपी को वोट करेगा। बीजेपी वाला हो सकता है इधर उधर कर जाए, उसको बरगला सकते हैं, देखो नौकरी नहीं मिली, देखो बच्चों ने इतना एजिटेशन किया, फलाना हो गया ढिकाना हो गया। तो जो बीजेपी का सपोर्टर है, कट्टर सपोर्टर नहीं है, उसके नाम नहीं कटे हैं, बीजेपी वालों के नहीं, पर्टिकुलरली आरएसएस वालों के नाम 100% कटे हैं। और यहाँ आरएसएस से जो लोग रिलेटेड हैं, अब वो एक बार अपनी जो है ना उपस्थिति लगा दें कि उनके घर में किस किस के कटे। आरएसएस वाले ऐसे लोग उपस्थिति लगा दें कि जो आरएसएस में है, जिनके बारे में मालूम है पब्लिकली लोगों को कि आरएसएस में है, अब तक जिनके वोट हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में पब्लिकली मालूम कि आरएसएस में है और उसके बावजूद उनका वोट नहीं कटा वो भी लिखें, और जिनका कटा है वो भी लिखें। अनिश जी कहते हैं सर मुझे लगता है अजीत अंजुम जी गेम खेल गए, हम हिंदुओं की बीजेपी सपोर्ट वाली वीडियो दिखाकर फिर हिंदू भाई जाए नहीं वोट देने ये सोचकर। बहुत कुछ हुआ अनिश जी, है ना। रश्मिकांत पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3 कटे आउट ऑफ 7, मैंने कहा ना, मेरा एनालिसिस यही बोलता है। आरएसएस वालों की लंका लगाई गई है इस बार, तबीयत से लगाई गई है। ठीक है ना। आरएसएस में है, कटे या नहीं कटे, आरएसएस में है से क्या होगा। नितिन जी, परिचित पड़ोसी वोटर स्लिप निकाल कर फ़ोन करके ज़रूरत थी तो रिक्शा से वोट डलवाए, पर सच है बीजेपी के छुटभैये गायब थे, नेताजी के साथ जरूर आए थे। वहीं पकड़ के एक एक तमाचे नहीं लगाए आपने, एक एक लगाना था ना खींच के। लेकिन नालायकों बेशर्मो, हमारे यहाँ 2 कट गए। पंडित जी, यहाँ काम करने वालों पर आरोप लगाना है। पंडित जी, यह काम करने वालों पर आरोप लगाना। अभी ऊपर उमा बिश जी ऊपर आपके जो हरे कलर में कमेंट आया ना उसको पढ़ लीजिए। काम कौन कर रहा है वो सबको मालूम है। कनाडा में बैठकर वहां से एक बंदा यहां पर ई रिक्शा उसके पैसे भर रहा है, 20-20, 25-25 ई रिक्शा लगाई है उसने। क्या बात करते हो आप लोग। मैं जमाने से जुड़ा हुआ आदमी हूं, आप लोगों की तरह नहीं हूं। नंबर पब्लिक है भाई मेरा। यही फर्क है आप में और मेरे में बाकी लोगों में कि मेरे पास एक एक नब्ज होती जनता की। धनदेश ऐसे बचाने के चुनाव रोजी रोटी का नहीं। हाँ, मोहन कहता है आई गॉट माई आंसर विद द व्यूज शोड जस्ट नाउ। मम्मी का वोट कट गया, ठीक है। अपूर्व सक्सेना जी इस बात में बड़े खुश हैं कि मेरी दोनों आंखें फूट गई पर उसकी एक फूटी। अच्छा, इसी में खुश हो, चलो
बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब ज़रा देख लें, आरएस वाले भी चेक नहीं करते वोटिंग लिस्ट। नहीं होती, कुछ लोगों से गलती, जिनसे हुई वो भुगत गए, जिनसे हुई है वो भुगत गए। और देखो सर, ऐसा है ना, आरएसएस वाले कोई आसमान से नहीं उतरे, वो ये मानकर चल रहे होंगे हम तो यहीं रहते हैं यार, हमारा वोट कहाँ जाएगा। जो वहाँ रह रहा पूरा परिवार, उसके ही उड़ा दिए वोट। बीएलओ के बाद में माफ़ी मांग रहा है, किसी को नहीं छोड़ना, आपने कंप्लेंट करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे सुने जरा क्या कह रहे हैं योगी जी। राम भक्तों की ही सरकार बननी चाहिए, सहमत है ना। भारत माता की, भारत माता की, राम भक्तों की ही सरकार बननी चाहिए, राम भक्तों की ही सरकार बननी चाहिए, सहमत है ना। सरकार बननी चाहिए पर बात है, जबकि बात होनी चाहिए थी 350 पार करना है पे, ठीक है। तो ये फर्क है। 12 कटे किसी ने लिखा, बताइए। खैर, तो बस अभी भी वक्त है, 3 फेज अभी भी बाकी है, उसमें कुछ कर लीजिए। तो कहते हैं राम भक्तों की सरकार बननी चाहिए। किसी ने सीरियसली ले लिया इनकी बात को, किसी ने सीरियसली ले लिया, राम भक्तों की सरकार बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है भैया, बोलो ना पंडित जी। लो भैया, एक वीडियो बना के जो भी उनके अखिलेश के लोड कर दो, दिखा दो हालत क्या है अयोध्या की। वीडियो बना के भेज दो। राम भक्तों की सरकार बननी चाहिए, योगी जी ने कह दिया, सुन लिया भैया बजरंगबली ने, ले हो गया। भाई वानर सेना भी तैयार है, सब तैयार है। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। पब्लिक का सपोर्ट बहुत है, काम बहुत किया, पब्लिक चाहती आए, लेकिन नाम कटे हैं। कुछ लोग दिल डाल नहीं जा रहे कि हम जीत रहे हैं इस गलतफहमी में। जो लोग इस गलतफहमी में कि हम जीत रहे हैं, उस गलतफहमी से जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना उनके लिए अच्छा होगा, है ना। क्योंकि अब आपकी स्थिति बड़ी गंभीर है। 3 फेज़ में अगर आपने बम्पर वोटिंग नहीं करी, अगर 70% वोटिंग पे आप नहीं गए, मैंने क्या कहा, अगर आपका नाम कटा है, आप पिछली बार मैंने कहा था यदि घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, छुट्टी करा के पहले जाके वोट डलवा के फिर वापस एडमिट करा देना। लेकिन छुट्टी करा के सोचिए, आपको इमरजेंसी समझ में आनी चाहिए थी उस समय, आपको समझ में नहीं आई। अभी भी वक्त है आप सबके पास में, अभी भी अपने मित्रों को, तमाम सारे लोगों को बोल सकते हैं कि भाई आप किसी भी हालत में वोट करने जाइए ही जाइए। वोट अ क्लियर कट फाइट बिटवीन करप्ट एंड सिंसियर। हाँ मोहन जी, इस बार तो बिल्कुल एकदम क्लियर है फाइट, देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच की फाइट है, एकदम क्लियर है। और पूरा देश के साथ खड़ा है, लेकिन बेईमानी हो रही है। वो ट्रंप वाला गेम यहाँ खेला जा रहा है, वो गेम यहाँ खेला जा रहा है कि भैया जैसे वहाँ पर नाम काटे गए थे ऐसे यहाँ पर नाम काटे जा रहे हैं, मुर्दों के नाम डाल दिए गए, जो जिंदा उनको मुर्दा बता दिए गए। वो आदमी सामने खड़ा है बेचारा, क्या करे, एसपी साहब में एक रैपट मार दो, एफआईआर हो जाएगी, तो आपको जिंदा हो जाओगे आप, कम से कम एफआईआर में नाम आती है ना। क्या बोलें, बड़े कमाल है। खैर चलिए, तो ये तो क्यों सरकार हमको ज़रूरी होती है, क्योंकि विकास तभी होता है जब सरकार इम्पोर्टेंट होती है, सरकार हमारी मर्जी की होती है हमारे पास, है ना। ठीक है, 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया, चलो इस बैनर को देखते रहो, देखते रहो इस बैनर को। रोज रोज यही कहना पड़ेगा। इनसे उम्मीद कर रहे हैं हम कि ये अपने वोट चेक करेंगे, अगली बार ये वोट देने जाएंगे। ये जो घर में निठल्ले बैठे हुए हैं, रजाई में घुसे हुए निठल्ले, बिस्तर पे पड़े हुए निठल्ले, इनसे लाइक बटन नहीं दब पा रहा, इनसे हम उम्मीद करते हैं निकल के जाएंगे वोट देने। कमाल है, कमाल है भाई।
मुझे थोड़ी चिंता होती है कि वो व्यूअर्स कम हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। चलिए ठीक है, तो विकास का जो रास्ता है, अब वो जो फालतू देख रहे थे ना वो भी कम हो गया। ये बहुत अच्छा हुआ कि 150 उधर वाले कम हो गए और इधर से 150 बढ़ गए, तो अब थोड़ा मैचिंग पे आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो जो विकास का रास्ता, क्यों विकास ज़रूरी है उसको भी सुन लीजिए। कल ही हमने आपको बताया था कि इंटरनेट के क्षेत्र में, सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, और आज प्रधानमंत्री मोदी आपसे कुछ कह रहे हैं। गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। यही बात हमने कही थी कि गांव में जाकर लोग गांव में जाकर अपना काम कर सकते हैं, गांव में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे ये फ़र्क होगा। वही बात आज मोदी जी बता रहे हैं। तो जो हमने कल आपको बताया मोदी जी, वही बात आज आपको मोदी जी के शब्दों में भी सुन लिया आपने। और देख लीजिए, राष्ट्रवादी बचे हैं, जय हिंद। हाँ, विरल पटेल जी, बिल्कुल राष्ट्रवादी बचे हैं। पोस्ट ऑफिस को हमने न्यूज़ दिखाई थी, पोस्ट ऑफिस को बैंक का दर्जा दिया जा रहा, फुल फ्लेजेड, है ना। 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला भी एक बड़ा कदम है। जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो अभियान हमने शुरू किया था, उसको सैचुरेशन तक पहुंचाने में इस कदम से बल मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस को 100% कोर बैंकिंग में लाना, यानी पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाना, बिल्कुल एक्चुअल बैंक की तरह से काम करेगी। एटीएम्स होंगे, सब कुछ होगा, इससे भी बेहतरी होगी, इससे भी देश का विकास होगा। तो ये कुल मिलाकर सरकार इसलिए आवश्यक होती है, और ये फ़र्क दिखता है। अब लोग बोलते हैं छोटे छोटे फ़र्कों से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, छोटे छोटे फ़र्कों से ही बड़ा फ़र्क बनता है। और ज़रा बड़ा फ़र्क देख लीजिए। श्रीलंका कंप्लीट्स ट्रायल ऑफ एसी ट्रेन सप्लाइड बाय इंडिया, सी पिक्स हेयर। लो भैया, ये भारत की ट्रेन है, भारत में बनी हुई, हमने एक्सपोर्ट करी है श्रीलंका को, ठीक है ना। 2014-15 में जब चाइना श्रीलंका में पैर पसार रहा था, तब 2014-15 में भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट 338 मिलियन डॉलर की, 318 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दी थी अपने पैर पसारने के लिए, और अब वो धीरे धीरे शुरू हो गया। श्रीलंका, इंडिया इन श्रीलंका, perfect track record. Officials of High Commission attended the successful trial of the second DMU to arrive in Sri Lanka from India under an ongoing line of credit. Proud of cooperation for providing people of Lanka with dependable and world-class railway facilities. तो साहब, ये इनका ट्वीट, और ये हमारे यहाँ की बनी हुई ट्रेन। पहले भी हो सकता था, ऐसा नहीं पहले नहीं बनती थी, भारत में बनती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी बाहर एक्सपोर्ट करने की। अभी भारतीय ट्रेन, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आनंद आ रहा है? तो ये भारत की ट्रेन श्रीलंका में दौड़ेगी। ठीक है ना, डीजल लोकोमोटिव है, डीएमयू। ये फर्क पड़ता है बॉस, सरकार होने नहीं होने से। बहुत सारे लोग इसमें बहस कर सकते हैं कि सरकार होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। श्रीलंका सक्सेसफुली कंप्लीट्स ट्रायल रन ऑफ एसी ट्रेन सप्लाइड बाय इंडिया। क्लियर है? तो ये सब जो है ना, ये तभी पॉसिबल होता है जब आप लोग घर से निकलते हैं। 5 साल में एक बार तो घर से आपको निकलना पड़ेगा ना, वोट डालने जाना पड़ेगा, तब आप सरकार को लेकर आ पाओगे। खैर, ये तो तरक्की की बात, लगातार विकास हो रहा है, गाँव में इंटरनेट पहुँच गया, सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला है। मतलब अब तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि मेरे घर तक लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। खेत में बैठकर आराम से काम करो, जहाँ मन करे वहाँ काम करो।
एक ऊपर छतरी लगाई और अपना काम शुरू। बहुत ईजी हो जाएगा सबके लिए। लेकिन देश इतना विकास कर रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी जो इस विकास में बट्टा लगाने वाले भी लोग हैं, जो देश का विकास नहीं चाहते। कैसे, आइए देखिए। ब्रेकिंग, तेलंगाना कोर्ट डायरेक्ट्स द वायर टू टेक डाउन 14 आर्टिकल्स अगेंस्ट भारत बायोटेक कोवैक्सीन इन 100 करोड़ डिफेमेशन सूट। 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट डाल कर दिया भारत बायोटेक ने द वायर के ऊपर। फर्जी न्यूज़ इन्होंने दिखाई थी। इन्होंने बताया था भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है, कोवैक्सीन जिसे हम बोल रहे हैं, वो सही नहीं है। 100 करोड़ का लॉसूट बहुत कम है, बहुत कम है 100 करोड़ का लॉसूट, क्योंकि इन्होंने भारत का नुकसान कम से कम 10,000 20,000 करोड़ का करवा दिया। क्योंकि जो भारत में जो आर्टिकल छपे थे, इन्हीं आर्टिकल को विदेशों में दिखाया गया, उनकी सरकारों को दिखाया गया। इन्होंने पैसे लेकर, जो फार्मास्यूटिकल माफिया होता है उससे पैसे लेकर ये सब किया कि भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को नीचे दिखाया, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, ताकि चाइना को और बाकी जो देश हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके, अमेरिका को फ़ायदा पहुंच सके। तो यहाँ के लोगों ने ये किया। बहरहाल सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने तो नहीं किया। भारत बायोटेक ने डिफेमेशन लॉसूट जरूर डाला है, 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट डाला है द वायर पर, द लायर पर। कोर्ट ऑर्डर्स द वायर टू टेक डाउन 14 आर्टिकल्स ऑन भारत बायोटेक इन 100 करोड़ केस। सबसे मजे की बात यह है, सबसे मजे की बात है, कोर्ट ने भी प्राइम फेसी माना है कि ये गलत है, फर्जी है इनकी खबर। 14 आर्टिकल को तुरंत डाउन करने के लिए बोला, तुरंत हटाओ, 14 तुरंत हटा दो। और तो और वायर और उसके फाउंडिंग एडिटर्स को मना कर दिया, आप भारत बायोटेक से संबंधित कोई भी खबर नहीं छापेंगे। कौन कौन? फर्दर द कोर्ट ऑर्डर्स हैज रिस्ट्रेन्ड द वायर एंड इट्स फाउंडिंग एडिटर्स सिद्धार्थ वरदराजन, SR भाटिया, MK वेनु एंड अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग डिफेमेटरी आर्टिकल रिलेटिंग टू भारत बायोटेक। ये हालत है। ये तो अभी प्रिलिमिनरी ऑर्डर है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया, फाइनल लॉसूट अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। ये प्राइम फेसी जो उन्होंने देखा उस पर उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, तो 100 करोड़ का दावा भारत बायोटेक के ऊपर। ये स्थिति है भारत बायोटेक। इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे देश को। कोर्ट ने द वायर को भारत बायोटेक और कोवैक्सीन के खिलाफ 14 लेखों को हटाने का आदेश दिया और कोई मानहानिकारक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया। सो दे कैन नॉट पब्लिश एनी डिफेमेटरी कंटेंट अगेंस्ट भारत बायोटेक। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन यदि पूरे विश्व में जा रही होती तो क्या स्थिति होती? तो पूरे विश्व में भारत का दबदबा बढ़ता। लोग कोवैक्सीन मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने कोवैक्सीन के खिलाफ में इतनी सर, देखिए फॉरेन में जब लोगों ने मांगना शुरू कर दिया, बोरिस बेकर का हमने आपको दिखाया था, उन्होंने भी बोला था कोवैक्सीन को अलाउ कर दो, कोवैक्सीन को अलाउ कर दो। तब द वायर जैसे लोगों ने आर्टिकल लिखे, नहीं कोवैक्सीन अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है, झूठे आर्टिकल लिखे इनके खिलाफ में, भारत की कोवैक्सीन के खिलाफ। भारत को नुकसान पहुंचाया, कोवैक्सीन को नुकसान पहुंचाया, भारत की जो पूरी वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसको धक्का इन्होंने लगाया। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है कायदे से। लेकिन खैर, तो बोरिस जॉनसन, सॉरी बोरिस बेकर बोल गया मैं, नहीं बोरिस जॉनसन तो ये है सर, वो बोरिस बेकर ही था। तो इस बारे में हमने पहले भी एक बार लाइव किया था, बहुत पहले किया था। आइए जरा उसको देख लें। सबको जवाब भारत बायोटेक, सबको जवाब दे। बहुत सारी बातें थी इसमें कि भाई इंडिजिनस है, पता नहीं बना ही नहीं पाएंगे, 15 से 18 के बीच तो नेक्स्ट मंथ लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे। बोले जी 60% ऑलरेडी लोगों को जो लगी है वैक्सीन, वो कोवैक्सीन लगी है, 2 डोजेस लग चुकी है, 15 से 18 वालों का भी शुरू हो गया। ठीक है ना, झूठे स्टेटमेंट देखिए अभी, फॉल्स स्टेटमेंट, फैक्ट चेक, फॉल्स स्टेटमेंट, फैक्ट चेक, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, मनी कंट्रोल ने कितने झूठ बोले, moneycontrol.com झूठ बोले, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कितने झूठ बोले, फैक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट, फैक्ट चेक। ठीक है ना, अब आते जाइए, मजेदार देख, बड़ा मजेदार है, इन्होंने लंका लगा दिया, नंगा कर दिया। डेक्कन हेराल्ड, फॉल्स स्टेटमेंट, फैक्ट चेक, फैक्ट चेक, फॉल्स स्टेटमेंट, फैक्ट चेक। ठीक है ना, द वायर कितने झूठ बोले, ये रहे सामने। ठीक है ना, द वायर कितने झूठ बोले, ये रहे सामने। ठीक है ना, द वायर कितने झूठ बोले, ये रहे सामने। ठीक है ना, द वायरोलॉजिस्ट सेड दैट करंटली नो डेटा अवेलेबल इन द इम्यून रिस्पांस जनरेटेड बाय कोविन। मतलब इतना कोवैक्सीन, इतना बड़ा झूठ इन्होंने पूरा उठा के बोल दिया। भाई भैया इतने सारे पेपर दुनिया में रिसर्च छप चुके। मतलब हर वो काम किया गया भारतीय मीडिया द्वारा, विदेशी मीडिया तो कर ही रहा था, लेकिन पैसे के लालच से भारतीय मीडिया द्वारा भी वो काम किया गया जो चाइना चाह रहा है। कोवैक्सीन अच्छी नहीं है, जो अमेरिका चाह रहा है, कोवैक्सीन अच्छी नहीं है। आज कोवैक्सीन ने इसका जवाब दिया। कोवैक्सीन, भारत बायोटेक के ट्विटर हैंडल पर इनका लेटर पड़ा हुआ है, 2 दिन पहले ये जवाब आ चुका है इनका। मेरे ख्याल से सबके मुंह बंद हो गए होंगे, सबको जवाब। तो ये है साहब, जिमी कॉर्नर्स थे, सॉरी जिमी कॉर्नर्स थे। अब तो बरखा को बल्ले बल्ले शमशान से इंटरनेट।
हाँ, अब तो सब जगह इंटरनेट है, करेक्ट। जिमी कॉर्नर्स थे, सॉरी, नॉट बोरिस बेकर, जिमी कॉर्नर्स। तो तमाम सारे लोग थे जो इसको मांग रहे थे, कोवैक्सीन को, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया ने पैसे लेकर देशद्रोह करके, देश के विरोध में, देश की वैक्सीन के विरोध में गलत और भ्रामक जो है न्यूज़ छापी और देश को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, हाँ, ये भी झूठ बोला, काऊ सीरम से बन रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, तमाम सारे झूठ थे, तमाम सारे झूठ थे जी। ठीक है ना। तो सिर्फ ये नहीं है, और भी लोग हैं, लेकिन सरकार बहुत सख्त है। जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं ना, नुकसान पहुंचाने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरकार सख्त है भाई। आइए ज़रा देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से अब तक कितनी हुई वसूली, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। क्या बताया, कितनी वसूली हुई? 18,000 करोड़ रुपए की वसूली हो गई। पिछली बार जब हमने इस न्यूज़ को कवर किया था 2021 में, आज हम 22 में बैठे हैं, आज से 3-4 महीने पहले जब हमने इस न्यूज़ को कवर किया था तब 13,500 करोड़ की वसूली हुई थी। अब 18,000 करोड़ की वसूली हो चुकी। तभी भी जो संसद में बयान दिया था वही बयान हमने आपको बताया था, और आज भी कमोवेश वही बयान बता रहे हैं जो संसद में जानकारी दी गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामलों में बैंक से मिले 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने वसूल लिए इनसे। 18,000 करोड़ रुपए, कुल कितना पैसा है? कुल 20-22 हज़ार करोड़ रुपए इनके ऊपर बनता है। ठीक है ना, टोटल, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने हलक में हाथ डालकर निकाल लिया। ठीक है, यानी मूल पैसा तो आ ही गया, ऐसा मान सकते हैं अपन। अब जो बचा है और ब्याज वगैरह का पैसा बचा होगा। तो 18,000 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है ना, पहले 13,000 करोड़ वसूले थे, याद आ गया ना? चलो भाई, अच्छी बात है। तो अब 18,000 करोड़ रुपए वसूल लिए गए इनसे। इनकी संपत्तियां नीलाम कर दी गई, देश में, देश के बाहर, सब जगह नीलाम कर दी गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मोदी तो बकवास, इसको काम करना आता नहीं है। आप मुझे बताइए, इससे पहले आपने कब सुना था कि किसी ने घोटाला कर दिया और उससे पैसे की वसूली हो गई? हमें जेल नहीं भेजना भाई, हमें जेल नहीं भेजना, हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा जेल भेजने से। हमारे तो पैसे लेकर भाग गया, हमें पैसे वापस चाहिए, उसके जेल जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो कब सुना था आपने कि पैसे की वसूली हुई? आदमी जेल हुआ था साहब, 2-4 साल काट आता था, लेकिन पैसे की वसूली नहीं होती थी। ठीक है ना, 65,000 करोड़ नहीं, 67,000 करोड़ कुल है टोटल जितने मामले हैं पीएमएलए के, उसमें 67,000 करोड़ के टोटल मामले, कुल मामले हैं, है ना। तो ये है, तो पीएमएलए में जो मामले हैं वो 67,000 करोड़ के टोटल है। उसमें ये 3 के नहीं, 3 के अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं। इन 3 का इतना है, सबसे होगी सर वसूली, तो सबसे होगी। ठीक है ना, चलिए, कोर्ट की बात हो रही तो कोर्ट की एक और बात कर लें। आज बड़ा अच्छा दिन रहा इस मामले में। दिल्ली कोर्ट इश्यूज नोटिस ऑन अपील अगेंस्ट सिविल जज ऑर्डर डिसमिसिंग सूट टू रिस्टोर टेंपल इनसाइड कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। तो साहब, दिल्ली की अदालत ने नोटिस इशू कर दिया। कोर्ट इश्यूज नोटिस टू एएसआई ऑन अपील टू रिस्टोर टेंपल्स इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बताया गया 27 मंदिर हैं, उन मंदिरों को लेकर कोर्ट ने आज सरकार से जवाब मांगा है। कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिरों के होने का दावा, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। जाने पूरा मामला, तो साहब ये है पूरा मामला कि कुतुब मीनार में जो मंदिर है, 27 मंदिर, उन मंदिरों को लेकर कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार में बैठे हुए जो धिम्मी हैं वो इस वक्त अपनी स्मार्टनेस ना दिखाएं और ना दिखाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जो सच है उसको लेकर वो जवाब देंगे, ना कि ऐसा जवाब दे देंगे कि राम काल्पनिक थे। याद रखिएगा, ऐसा जो भी व्यक्ति होगा, जो भी सेक्रेटरी होगा, नौकरी से तो जाएगा ही जाएगा, हुज्जत भी बहुत होगी और केसेस भी खुलेंगे, तमाम सारी चीज़ होंगी। इसलिए होश और हवास में आप अपना जवाब फाइल कीजिएगा, ऐसा जवाब ना फाइल कर दें, क्योंकि देश जाग चुका है और सही जवाब, सही इतिहास आपको देना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? झूठ नहीं चलेगा पिछली बार वाला।
आइए, आज की एक बड़ी घटना और भी है भाई। एप्पल आईफोन 13 फ्री मिले, फ्री बटे। कहाँ बटे? अरे साहब, राजस्थान में बटे हैं। राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया, बजट के साथ में सारे विधायकों को एप्पल 13 दे दिया। फिर क्या हुआ? राजस्थान भाजपा अध्यक्ष अच्छा लेकर सब आ गए, सारे के सारे आ गए, बड़े खुशी खुशी आ गए। अरे बेटा, वो उसमें स्पाईवेयर डले हुए हैं, तुम जितनी भी टिंग टोंग डिंग डोंग करोगे ना, सब मालूम चल जाएगी। जहाँ जिससे मिलने जाओगे सब पता रहेगा किस किस से बात करी। लव यू सोना बाबू सब आ जाएगी बाहर। चक्कर मत पड़ो, फ़ोन वापस कराओ। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ को देखते हुए सभी भाजपा विधायक कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आईफोन को वापस कर देंगे। समझदारी करी, लाना ही नहीं चाहिए था। सरकार ने बजट पेश करके सभी 200 विधायकों को आईफोन 13 गिफ्ट किया है। गजब है साहब। तो समझदारी कर ली भाई साहब, देर में समझ में आया होगा। पहले तो ले आए खुशी खुशी, फिर समझ में आया होगा भैया ये तो लंका लग जाएगी इसमें, हैं? इस फ़ोन में तो कहीं ऐसा नहीं कोई स्पाईवेयर पड़ा हो। माननीय गुलाबचंद कटारिया जी और राजेंद्र जी से तथा अन्य विधायकों से चर्चा के बाद ये निश्चित हुआ है कि बीजेपी राजस्थान के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आईफोन वापस करेंगे। किसी ने ज्ञान दिया होगा, बोले बेटा लंका लग जाएगी, फ़ोन इस्तेमाल मत कर लेना, सब पता चल जाएगी किस किस से बात हो रही है। खैर, लेकिन अच्छी बात है, और ये बड़ा शर्मनाक है कि विधायकों को इस प्रकार से फ़ोन दिए जा रहे हैं, ये सब दिया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। अभिलाष जी नमस्ते, ठीक है। आइए अब एक और खबर की तरफ चलते हैं, बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, और वो बड़ी खबर आज की मुंबई से आई। वो खबर क्या है? एविल बैठ कर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और तभी मैंने उसी समय कहा था ये खुद कहीं ना कहीं संलिप्त है, इसलिए इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आज एविल को देखिए, आज बाकायदा फिल्म का डायरेक्शन किया गया साहब, बड़े फिल्मी अंदाज में गए एविल साहब अंदर। चोर है ये, चोर, और एटीट्यूड देखिए चोर का। पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम याद आया? एविल अंदर से फटी पड़ी है लेकिन चेहरे पे मुस्कान है। कमाल है भाई। क्या था वो? पता नहीं, उसका कुछ दूसरा बना लेते हैं। शान है, शान थी इनकी, शान है फटी फटी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। साहब आज कबाब बन गया, कबाब मलिक का। चलो भाई, भाई गजब है साहब। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, अब खुद ही न्यूज़ बन गए साहब। अरे गजब, रोज न्यूज़ बनाते थे, अब न्यूज़ बन गए। हमने पहले ही कहा था इनका यही हाल है। खैर, दाऊद इब्राहिम से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसमें दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। एनसीपी लीडर महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक being brought out of Enforcement Directorate office to be taken for medical examination. He has been arrested by the ED in connection with दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस। गजब साहब, दाऊद इब्राहिम से संबंध है और वानखेड़े को परेशान किया जा रहा था। वाह वाह रे वाह, वाह रे चोर वाह। चलिए, इनका अरेस्ट का कागज भी देख लो भाई, अरेस्ट ऑर्डर। जेल चले गए आज, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कानून से खेलने का मतलब क्या होता है, गुंडागर्दी करने का मतलब क्या होता है। वो कोई सज्जन थे, एक नोटी था, नोटी बहुत गुस्सा था, बगल वाली जाल खाली है, वो जाल उसके लिए, जाल इसके लिए, जाल में वो जाएगा। अब क्या हुआ, जाल में कौन गया? कमाल है भाई, कमाल। डायरेक्टर ने बताया था यही वाला सीन करना है,
नवाब मलिक की मुस्कान पर एंकर सुशांत सिन्हा का तंज, खोला दाऊद कनेक्शन वाला चैप्टर। तो साहब डायरेक्टर कौन है, समझ गया ना इनका डायरेक्टर कौन है? सीमा पार बैठता है इनका डायरेक्टर कि चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। सुशांत सिन्हा ने इस पर तंज किया आज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें साहब, आइए और देखें, हंसी मुस्कान गायब हो गई। नवाब मलिक अरेस्टेड, नवाब मलिक 8 दिन तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। ट्वीट कर कहा तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। अले बेबी, ओले बेबी, चो ट्वीट। तो 8 दिन तक रहेंगे, तो कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे अंदर? 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे नवाब मलिक, ईडी दफ्तर में ही बितानी पड़ेंगी रात। अरे बाबा रे बाबा, कहाँ चलेगी वो हंसी? राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हैं, देखिए इससे पहले एक जा चुके, अब ये दूसरे गए हैं। बहुत जल्दी आपको और भी लोग दिख सकते हैं इनकी पार्टी के, तीसरे भी। अनिल देशमुख भी इन्हीं की पार्टी के थे मेरे ख्याल से हैं, और अब ये गए हैं। कौन थे? अनिल देशमुख ही थे ना, इससे पहले कौन गए थे? तो धीरे धीरे करके अब वो देखिए विक्टिम कार्ड तो खेलेंगे, उनका हक है वो खेलने का, मुसलमान है, तमाम सारी बातें है ना। तो ये है, आइए और देख लें। नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर, कोर्ट में 5 घंटे चली सुनवाई। ईडी ऑफिस पर सीआरपीएफ तैनात। महाराष्ट्र सरकार कल मुंबई में करेगी प्रोटेस्ट। आइए रे, सरकार प्रोटेस्ट करेगी, कमाल हो गया। सरकार चोरों के साथ खड़ी होगी, दाऊद गैंग के साथ खड़ी होगी। जमीन खरीदी में दाऊद गैंग से कनेक्शन, ओके, ये चक्कर है, जमीन खरीदी में कनेक्शन है। अच्छा चलिए और देखें। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अरेस्ट, ईडी का बड़ा एक्शन। सबको मालूम था दाऊद से इसका कनेक्शन है, इसीलिए भड़बड़ा रहा था। ये जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, ये इसीलिए भड़बड़ा रहा था कि अगला शिकंजा मेरे ऊपर कस जाएगा, इसलिए भड़बड़ा रहा था। लेकिन खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, पकड़े गए। चलिए देख लें, हमने इसको पहले बताया था क्या? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके कारण मुंबई के गुनाहगारों ने एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। एलबीएस रोड समझते हैं? लाल बहादुर शास्त्री रोड, सबसे महंगी जगहों में से, सबसे महंगी रोड में से एक रोड है। 20 लाख रुपए में दे दी। कितनी? 3 एकड़। किसी भी हाईवे पर चले जाइए तो भी 1 करोड़ रुपए बीघा के आसपास है। यहाँ एकड़ की बात हो रही है, 3 एकड़, कमाल है। 3 एकड़ 20 लाख रुपए में हम भी लेना चाहते हैं, हमको भी चाहिए। कहीं भी दिला दो, जहां का मन करे, रोड पर दिला दो। एलबीएस छोड़ो, आपको मैं हाईवे पर दिला दो, साकिनाका के बाहर दिला दो, जहां मन करे वहां दिला दो, जिस सड़क पे आप चाहो। 3 एकड़ 20 लाख में हम लेने को तैयार है, भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी। 3 एकड़ मुंबई के अंदर 20 लाख रुपए में जमीन का सौदा तो गड़बड़ लग रहा है भी। प्रणय कुमार जी धन्यवाद। तो फिर क्या? आइए और देखिए, उन्होंने 4 आरोप लगाए। 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत है वो मैं सक्षम प्राधिकारी को दूंगा। मैं सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। अरे कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया, हद ही हो गई। बता, उनको पता नहीं होगा? उनको तो पहले पता होगा। अब ये है सरदार शाहवली खान, सरदार शाहवली खान 1993 मुंबई ब्लास्ट के कन्विक्ट है। इनको सजा हुई है। इनसे जमीन खरीदी किसने? आइए वो भी देख लें। इनसे जमीन खरीदी है फराज नवाब मलिक के बेटे ने इनसे जमीन खरीदी है। शाबाश। कब खरीदी है वो भी देखिए। ऐसा तो 1993 से पहले खरीदी हो, 2005 में खरीदी है। दाऊद इब्राहिम के इशारे पर दाऊद इब्राहिम ने ये पूरे बम धमाके गिरे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मुंबई में 1000 लोग हताहत हुए थे। पूरी मुंबई स्टैंड स्टिल हो गई थी। और 2005 में 1993 के कन्विक्ट से 2005 में जमीन खरीदी जाती है और कौड़ियों के भाव खरीदी जाती है। यानी सीधे सीधे एक तरह से रिश्वत थी। ठीक है साहब, यही पहले बताया था, वही एनालिसिस पहले किया था जो आज हो रहा है। कोई अलग तो नहीं, कुछ अनोखा तो नहीं। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ मिली, सही मिली, थोड़ा समय लगा उसको साबित होने में, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम जेल, हाँ वहीं से करेंगे। अब यूसुफ खान जी कहते हैं आपकी बात माननी पड़ेगी, आपकी न्यूज़ 100% राइट होती है, हाउ कैन यू डू दिस? बस सर, सब ऊपर वाले की मेहरबानी, सब ऊपर वाले का।
आशीर्वाद है। तो साहब ये है, तो आज गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार हो गए तो लोगों ने कैसे कैसे मीम्स बना के, आप लोग कैसे कैसे मीम्स डालते हो। बॉटम लाइन विद बरखा हो गई बॉटम लाइन साहब। अरे अरे अरे, एविल ईडी की कैद में, ऐसे एविल पकड़ा गया। बताइए कैसे 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 आप लोग कमेंट करते हो यार। ये लीजिए महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव, बताओ। ये ट्विटर वालों ने भी बड़ा आतंक कर रखा है भाई। बहुत सारे ऐसे मज़ेदार मज़ेदार कमेंट थे भाई, बड़े मज़ेदार मज़ेदार कमेंट थे। किसी को हंसी आ रही थी, किसी ने पकड़ लिया। ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं बॉस। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ, होना ही चाहिए था। ठीक है। चलिए और ज़रा आगे चलें फटाफट। अब आ जाते हैं कर्नाटक पे। हर्षा की हत्या से पहले 2 लड़कियों ने किया वीडियो कॉल, 8 गिरफ्तार। मैंगलोर मुस्लिम पेज पर FIR, जल्द फांसी देने की मांग। तो साहब घटना जो हुई उसका एक चौंकाने वाला एक वीडियो आया है, बल्कि एक गवाह आया है सामने। उसका कहना है कि उससे पहले वीडियो कॉल आया था, बार बार कई सारे वीडियो कॉल आए। 2 लड़कियों ने फ़ोन किए, जिसने उन लड़कियों ने ये बोला कि तुम्हें मार देंगे, ऐसा कुछ। ज़रा पहले बयान को सुन लें। 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ವಿ, ಜೊತೆಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ದ. आई विटनेसेस रिवील्स हाउ हर्षा वॉज चेज्ड। पीछा किया जा रहा था इसका। ಯಾರು ನೀವು ಹಂಗೆ ಅಂತ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ। बैट और तमाम सारी चीज़ों से चेज किया गया। ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಹಂಗೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫೋನ್, ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಗನೇ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಬಂದು ನಾವು 4 ಜನ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ವಿ. ಗಾಡಿ ಬೇಡ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ತಂಬರ್ರಿ ಅಂದ. ಇನ್ನೇನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿವಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಂಬರ್ರಿ, ಯಾಕೋ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಗಾಡಿ ತಂಬರ್ಕಂತ ಬಂದು ಬಾತಿಕಲ್ನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹರ್ಷಂಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು. My colleague Nagarjun Dwarkanath is getting us more details. This is a big India Today exclusive. Do tell us more about this. ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೇ. 2 girls video called, हर्षा said he didn't know them। 2 लड़कियों ने फ़ोन किया था, ऐसा बता रहे हैं, है ना, जो ये जानकारी दे रहे हैं। वी वर सिटिंग टुगेदर, समवन वीडियो कॉल्ड हिम, वीडियो कॉल करके अलग बुलाया। फिर क्या, 2 गर्ल्स वीडियो कॉल्ड हर्षा, ठीक है ना, जिनको नहीं जानता था। फिर क्या हुआ, वी वर वॉकिंग, हर्षा आस्क्ड अस टू गेट अ व्हीकल, बाइक ले आओ पास से। 100 मीटर की दूरी पे बाइक थी। हर्षा इंसिस्टेड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत है। उसको समझ में आ गया था, बोले यहाँ से चलना अपन को, चलो बाइक उठा लो। तो जब तक ये लोग बाइक लेकर आते तब तक देर हो गई और इसके बाद बच नहीं पाए। वी गॉट अ कॉल सेइंग हर्षा वॉज बीइंग चेज्ड विद बैट्स। वी केम अराउंड 9 PM टू गेट द बाइक। तो साहब ये एक नया खुलासा आया है, यानी पूरा प्री प्लान्ड था। उसको मारने का जो प्लान था वो बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया था, प्री प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, हर बार की तरह। और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी उतनी समझदारी के साथ खेला जा रहा है। जय श्री राम सर, आज से ही अपने क्षेत्र में 2024 के लिए वोटर लिस्ट खुद तैयार करके BLO के से समय समय पर अपडेट लेता रहूँगा और जो सक्षम नहीं है उन्हें अवगत कराऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीपक उपाध्याय जी, वेरी गुड, शाबाश। और साथ में BLO को एक चीज़ अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि बेटा रहना तुमको यहीं है, बहुत मारेंगे तुमको अगर तुमने स्मार्टनेस दिखाई तो। बिल्कुल ऐसी समझा देना BLO को कि ना ये नहीं चलेगा कि तुम कर रहे हो, बेईमानी नहीं चलेगी देश के साथ। खैर हर्षा वाले केस की बात कर रहे हैं।
आइए तो अब धीरे धीरे करके जो हमने जो कहा था इसमें तार बहुत लंबे होंगे, अब वो धीरे धीरे करके तार आ रहे। हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने के कारण मारे गए हर्षा, यह हत्या से भी भयानक। बोले कर्नाटक के सीएम, साजिश की जड़ तक पहुंचेंगे। सर, साजिश की जड़ तक मत पहुंचिए, इस केस को एनआईए को दे दीजिए। इस केस में पीएफआई भी आएगा, इस केस में विदेशी तार भी आएंगे जो आपकी पुलिस ना ढूंढ पाएगी, और ढूंढ लेगी तो चुपचाप दबा कर बैठ जाएगी। इस केस को एनआईए को दिया जाना चाहिए ताकि जांच प्रॉपरली हो पाए और जो असल लोग हैं उनको जेल में डाला जा सके। FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट फेसबुक पेज मैंगलोर मुस्लिम्स फॉर पोस्टिंग डेरोगेटरी कंटेंट, एन शशि कुमार पुलिस कमिश्नर। याद है वो हमने जो पेज दिखाया था आपको, जिसमें उन्होंने बड़े मैंगलोर मुस्लिम्स जो थे बड़े ये कर रहे थे। हमने कहा था इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है, क्लियर है। हाँ, जिनको आपने पाला वही आपको काट रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। श्यामा चौधरी जी कहते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस आई एम स्कैर्ड, आई हैव ओनली वन सन। आप नहीं है, सभी हिंदू स्कैर्ड है। ठीक है ना। तो इसके बाद जब हर्षा का जब फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था तब भी पत्थरबाजी हुई थी, तब भी पत्थरबाजी देख लीजिए जरा। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ और ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ये देखिए तलवार लेकर पुलिस के सामने लड़का आया। ರಾಜೇಶ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆನೆ ಆ ಯುವಕ ಆ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು? ಖಂಡಿತ ವೀಣಾ, ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ। तो साहब ये वीडियो भी आ रहे हैं कि पुलिस के सामने तलवार लहराई जा रही थी, तलवार लहरा लहरा के घूम रहे थे लड़के। कमाल है, इमामबाड़ा के लड़के थे ये। इन पर कोई कार्रवाई होगी या बस ऐसे ही बैठे रहेंगे? हिजाब को लेकर पोस्ट किया था, हिजाब का विरोध कर रहा था, ये आरोप है, तमाम सारे आरोप है। तो हिजाब को लेकर कोई कुछ कह रहा है, जरा इनकी भी सुन लें, परिचित होंगे आप इनसे, क्या कह रहे हैं सुने। मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो कह रहे हैं कि हम भारत के शिक्षण संस्थानों में हमारा मजहबी ड्रेस पहनकर आएंगे। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि मजहबी ड्रेस सिर्फ शबनम, रुखसाना, अफसाना ही क्यों पहने? सलीम क्यों पहनकर नहीं आएगा अपना मजहबी ड्रेस? वो भी तो पहनता है ना, टखने से ऊंचे तक का पजामा, लंबा सा कुर्ता, बड़े भाई का अब्बू जान का कुर्ता पहनता, वो क्यों नहीं आता पहन करके? माथे पर छेद वाली टोपी लगा करके वो अब्दुल क्यों नहीं आना चाहता? नहीं आएंगे क्योंकि फिर हिंदू लड़कियां इनको देखेगी भी नहीं। अभी तो नाम बदल के आते हैं, सलमान सुरेश बन जाता है, रहमान रमेश बन जाता है, और फिर हमारी लड़कियों के साथ करते हैं लव जिहाद। यही षड्यंत्र मेरे भाई और बहनों, यह मतांध लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं इन सभी को कहता हूं कि भारत अब झुकेगा नहीं भारत कभी भी। अब नया भारत है, ये जवाब देगा और बहुत बेहतरीन जवाब देगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। चलिए साहब, ये इन्होंने कहा, बात में कुछ दम भी लगती है, सही बात है, बाकी लोग क्यों नहीं पहनते हैं। खैर चलिए, कर्नाटक की बात है, तेलंगाना में देख लें क्या चल रहा है। तेलंगाना में कमोवेश यही हाल है। डर आपका जायज़ है, सुनिए। ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, గుళ్ళకి వచ్చి మరి కొడుకులు మన వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తున్నారు. గోరక్షకు మనం కాపాడుకుంటే మన వాళ్ళ మీద డైరెక్ట్ అటాక్ చేస్తున్నారు. సీసీ కూడా చెప్పాక బయటికి వస్తలేదు. అందరు కర్మంగా టెంపుల్ రండి. జై శ్రీరామ్। क्या बोले भैया, किसी को पल्ले पड़ा गया? सुबह सुबह हमला कर दिया कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर पर तेलंगाना में, करमन घाट हनुमान मंदिर। कमाल है भाई। एक और वीडियो देख लीजिए इसी करमन घाट का, सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है ये। शुक्र मनाइए गेट है, गेट के बाहर वो लोग हैं।
तो जो गौरक्षक हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, मंदिर के अंदर घुस गए, क्या कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, कुछ कह रहे हैं कि उसमें से पैसा निकाल के ले गए मंदिर में से, नो आइडिया बॉस, लेकिन ये हाल है। खैर, तेलंगाना कर्नाटक बहुत दूर है, दिल्ली की बात करो, अक्षरधाम की बात करें, दिल्ली अक्षरधाम मंदिर कितना अच्छा बनाया आपने। अक्षरधाम के बगल से अब ये मज़ार आनी शुरू हो गई साहब। लीजिए, पहले सिर्फ एक हरा कपड़ा डाला था, हमारा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। किसने बोला तेरे को? कौन बता कौन है? पहले सिर्फ ये हरा कपड़ा डाला था, फिर धीरे से ये बेंच बन गई, फिर ये इधर भी बन गया ये बाउंड्री, अब इसके ऊपर और बनाया जा रहा धीरे धीरे करके। बात कर लो, आपकी जिम्मेदारी है हमारा, हम तो मजदूर आदमी, आप कहोगे हम आपका काम। खोलो इसको, खोलो तुरंत खोलो। खोल ही रहा हूँ सर, आप बात करिए पहले। ये लीजिए नंबर, लीजिए, आप बात करिए। हेलो, बोला, इधर देख भाई, थोड़ा इधर देख। हेलो, क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है आपका? ठाकुर दास। क्या हो आप? ठाकुर दास नाम है इनका, बताइए। ये यहाँ पर ये मजार पर ये बनवा रहे हो, आप बनवा रहे हो क्या ये दुकान? कौन सा साहब आया था, उसका नाम बताओ मुझे। तुम्हें नाम नहीं पता, साले काम करवा रहे हो तुम यहाँ पर, हैं? इसको साली को यहाँ से उखड़वा दूंगा मैं। किसी एक और आया हाथ जोड़ने। चक्र, मेरा नाम नागेंद्र पाल सिंह है, नाम नोट कर। भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश का महामंत्री भूतपूर्व। इसको साले को, सब सामान को ना तुरंत हटवा। तेरा नाम क्या है? तुमने बोला इसको? कौन सा साहब बोल गया? उस साहब का नाम बता। तुम्हें नाम नहीं पता, बहन चो, तुम ये काम करवा रहे हो, सारी शिकायत होगी तुम्हारी, हैं? बोलो इसको। बहन चो, कल इनको, इसको भी हटवाऊंगा बहन चोद को। आले तुम बकवास करते रहते हो बहन से। हाँ जी बताओ। पहले सोचनी चाहिए था कि हमें परेशान करते हो, बताओ। अब मुझे मत बुलाना दोबारा। इसका नाम क्या? नाम बता इसका भाई, इसका नाम बता, जैसे तू बात कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? नाम बता इसका। इस पर साले पे केस दर्ज कराऊंगा मैं। नंबर ले जाओ ना। ठाकुर दास, पैसे के लालच में कहीं भी मज़ार खोल दो, पैसे के मज़ार खोलेंगे तो कोई हटाएगा नहीं, पैसा आएगा। और आपने देखा इसी वीडियो में चलते चलते में एक दूसरा आ गया, हाथ जोड़ने खड़ा हो गया। कमाल है, गजब धंधा भाई। चलिए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ साहब ले भैया। अब ये यहाँ से कहाँ जाओगे भाई? ये छत्ते पे कहाँ पहुँच गए? कमाल लोग हैं साहब, जिधर जगह मिल जाए उधर शुरू। गजब ही हिसाब किताब है। खैर, मज़ार बनवाने से प्रॉब्लम नहीं हिंदुओं को, प्रॉब्लम किसी दूसरी चीज़ से। प्रॉब्लम किससे? राम रहीम बाहर कैसे? अरे बाहर कैसे, बाहर कैसे? हिंदुओं को दर्द हो रहा है, तुमको क्या करना, बाहर आया अंदर गया। हाँ, राम रहीम को लेकर खड़े हुए विवाद पर हरियाणा पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, जान को बताया खतरा। कल हमने बताया था इनकी जान को खतरा है। लोगों ने जेड सिक्योरिटी को लेकर बड़ी दुनिया भर की बातें करी, तो हमने कल आपको बताया था। आज ये खबर आ गई और ये पूरे मीडिया में आ गई। हरियाणा पुलिस ने आज बताया कि भाई इनकी जान को खतरा। हमने पहले ही बता दिया था, इंटेलिजेंस इनपुट है, इनकी हत्या करने का पूरा प्रयास खालिस्तानी आतंकवादी करेंगे, क्योंकि उनको पंजाब में आग लगानी किसी प्रकार से। ठीक है, आइए एक साहब से और मिलवाएं आपको, इनसे मिलिए। खुर्शीद बड़े गजब काम करने वाले हैं। एटीएम काट कर चोरी करने वाले खुर्शीद को पकड़ने गई थी पुलिस। 200 की भीड़ ने घेर कर की गोलीबारी, कर चुका है करोड़ों की चोरी। करोड़ों की चोरी कर चुके हैं साहब। कहाँ से? पलवल से। हुआ क्या मामला? ग्वालियर चंबल पुलिस इनको पकड़ने गई।
इन्होंने एटीएम काट दिए ग्वालियर के, तकरीबन 3 एटीएम काट दिए और उससे लाखों रुपए उससे उड़ा के ले गए। 44 लाख रुपए इन्होंने उड़ाए और जिस मशीन से काटे, बड़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे थे, सटासट एटीएम काटे, पैसे निकाले और निकल लिए। मजे की बात यह है कि इनको पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस ने भी प्रयास किए, पकड़ नहीं पाई नोएडा पुलिस। तो 25,000 का इनके ऊपर इनाम था, भाई इनामी बदमाश है। तो जब इसको पकड़ने जब पुलिस गई, ग्वालियर चंबल पुलिस गई, मुरैना और ग्वालियर की पुलिस मिलकर जब इसको पकड़ने गई, तो उन्होंने सोचा ऐसी ही नोएडा वाली पुलिस होगी, इधर वाली पुलिस होगी, तो फायरिंग करी। तो पलट के ज़बरदस्त फायरिंग इनको मिली। तब गांव वाले जो है, पूरा गांव जो है पलवल में, एक पर्टिकुलर गांव है जहाँ ये रहते हैं, इन्हीं का इलाका है, ठीक है ना, अंदरौला गांव। वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ लोकल पुलिस घुसने से डरती है। पलवल इलाके के अंदरौला गांव में जहां लोकल पुलिस भी घुसने से डरती है, उस इलाके में ग्वालियर चंबल पुलिस ने दिन दहाड़े दबिश देकर वांटेड अपराधी खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया। तो भाई वांटेड अपराधी था, 25,000 रुपये का इनामी था, पकड़ लिया गया। और एटीएम से पैसा निकालते थे, एटीएम से पैसा चोरी करते थे और बहुत इससे पहले कई चोरियां कर चुके हैं। तो ये है खुर्शीद गैंग। सो हिंदुओं पे रोज़ हमले हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, रोज़ हमले हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि और स्कूल माइनॉरिटी ओन सो नॉट फॉलो आरटी। हाँ, माइनॉरिटी वाले नहीं फॉलो करते, ठीक है ना। तो खैर क्या बात करें, हिंदुओं पे हमले तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं साहब। 5 साल का बच्चा था ये, पाकिस्तान में, इसका रेप करके इसका मर्डर कर दिया गया शुक्कुर में। ये हो रहा है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह ये कमोवेश यही हाल है, ठीक है ना। कमाल की बात है भाई, कमाल की घटना है। खैर चलिए, यूक्रेन को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, यूक्रेन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक वीडियो आ रहा है, जरा इसको देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा यूक्रेन में क्या हो रहा है। ये यूक्रेन का बॉर्डर है साहब, देखें। इस जमावड़े को देख लीजिए और आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। कुछ समझ में आया? ये रशियन टैंक्स हैं, दे आर मोर देन रेडी। और सोचिए क्या गजब का, मतलब बारिश हो रखी है, बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन मजाल है भाई साहब कि ज़रा सा भी कोई तैयारी में कमी हो। ठीक है ना। तो ये यूक्रेन की तैयारी है। अब कर्ब्स वोंट इफेक्ट इंडिया डिफेंस टाइज रशिया। तो रशिया कहता है भारत के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो भारत के जो बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उससे जो कर्ब्स हैं, जो बाकी देश जो सैंक्शन लगा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भारत और रशिया के बीच। भारत को चिंता करने की जगह ज़्यादा आवश्यक है, भारत इसमें अपना आपदा में अवसर देखे। और वो ये रहेगा क्योंकि जब सारे लोग सैंक्शन लगा देंगे तो रशिया एक बार फिर भारत पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा अच्छी डील स्ट्राइक करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस मौके को बहुत अच्छी तरह से भुनाना चाहिए भारत को, अमेरिका और रशिया दोनों के साथ बराबर बैलेंस करके, और यही एकमात्र तरीका आगे बढ़ने का। आउच बेबी कुछ कह रहा है, जरा सुनिए और गिर मत पड़िएगा, खतरनाक बात बोल रहा है बहुत। Canada and our allies will defend democracy. We are taking these actions today and our allies will defend democracy. Canada and our allies will defend democracy. अबे डेमोक्रेसी तेरे यहाँ खुद की तरह से संभलते नहीं बन रहे भाई, तूने इमरजेंसी लगा दी अकल के अंधे। We are taking these actions today to stand against authoritarianism. Oh my God! अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में खड़ा होगा डेमोक्रेसी के लिए, ये आउच बेबी। अरे रे,
The people of Ukraine, like all people, must be free to determine their own future. We will continue working with our international partners to जो तुम्हारे यहाँ लोग हैं वो अपना फ्यूचर खुद नहीं फ्री मतलब डिसाइड कर पा रहे, तुम उनसे साथ जबरदस्ती कर रहे हो यार। safeguard Ukraine's territorial integrity and prevent further Russian aggression. ये प्रिवेंट करेगा रशियन एग्रेशन। बेटा पुतिन कहते हैं उसको, सुनो डार्लिंग, तुमको बुला के ना अपने दरबार में छमिया की तरह नचवा देगा वो। क्या समझे? कहेगा नाच तो नाचना पड़ेगा, हाँ ना नहीं कर पाओगे, उसको पुतिन कहते हैं। आदमी ठीक नहीं हो, खतरनाक आदमी है। ठीक है, क्या बोले। खैर आइए एक वीडियो दिखाते हैं आपको, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। हिंदू है भाई, इधर से कुछ आ रहा है, उश 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 उश, अरे भाई 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 भाई, जा 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 जा। हाँ अरे विराट विराट हिंदू। डर जाता है चूहे से, चूहे से डर जाता है। कमाल है भाई। सर आप आरजे बन जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, क्या करूँगा आरजे बन के। तो ये विराट हिंदू था, जीते जा रहा था, जीता, फिर पता नहीं क्या हो गया। आइए और एक और अभी मतलब अभी तो कहाँ ख़त्म होगा, अभी तो और हैं साहब, एक से बढ़कर एक है। नागिन डांस किस किसने किया है, सच्ची सच्ची बताना। आओ नागिन डांस देखें, लेकिन ये अकेला डांस करेगा। दूसरे कंपटीशन में नाग आ गए, सबको मार मार के भगा दिया भाई इसने। ई ससुरा नागिन डांस